दिल्ली थी वो कैपिटल बनी थी, कैपिटल सिटी बनी थी, मतलब इसके जो तोमर राजपूत थे और जो चौहान थे ना, इनके अंडर में मतलब दिल्ली को इतनी इम्पोर्टेंस मिली। ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के ये रूलर्स हैं राजपूत डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। राजपूत लोगों ने, राजपूत के वंश ने कितने कितने टाइम तक राज किया यहाँ पे। फिर इन्होंने, तुर्किश लोगों ने किया, फिर खिलजी लोगों ने, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर साइद डायनेस्टी, और फिर लोडी डायनेस्टी। इन सब ने मतलब दिल्ली पे राज किया हुआ है। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से सौरभ आज तुम पढ़ो थोड़ा थोड़ा, तुम एक्सप्लेन करो फर्स्ट पैराग्राफ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद। यहाँ से तुम रीड करके तुम एक्सप्लेन करोगे। Find out about the Delhi Sultans. Although although inscription, coins, and architecture provide a lot of information, especially variable are historians, tarikh singular, tawarikh plural, written in Persian, a language of administration under the Delhi Sultans. मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तुम रीड कर देना फिर। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जैसे पत्थर पे कुछ लिख दिया, ठीक है, पत्थर पे लिखा होता है ना जैसे कुछ, वो इंस्क्रिप्शन बोलेंगे उसको अपन। या किसी कॉइन पे कुछ लिख दिया, किसी भी मेटल पे या किसी वुड पे। रुको, इसको यहाँ से भी लिख लो। इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया वर्ड्स दैट आर रिटर्न और कट आउट ऑन समथिंग। किसी पत्थर पे या किसी मेटल पे, कहीं पे भी जो वर्ड्स लिखे रहते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा जो टूम होती है, ये टूम स्टोन होते हैं, जो मकबरे होते हैं या फिर जो कब्र होती है, उनपे भी नाम लिखे रहते हैं, तो वो सब इंस्क्रिप्शन बोला जाता है उनको। देयर वॉज एन उर्दू इंस्क्रिप्शन ऑन द टूम स्टोन। टूम स्टोन पे जो कब्र था, जो मकबरा था किसी का, उस पे उर्दू में लिखा हुआ था, मतलब उसके ऊपर स्टोन के अंदर ही लिख रखा था, देखो स्टोन के ऊपर ही, मतलब। तो इनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जैसे अपने जो घर के बर्तन नहीं होते, कटोरे, और इनके पीछे कभी कभी नाम लिखवा लेते हैं, पापा का नाम लिखवा लेते हैं, वो सब इंस्क्रिप्शन ही होते हैं। तो ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनसे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से और आर्किटेक्चर, ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। ये क्या है? तारीख। लिखते हैं वो, हाँ, उन्हें ना तारीख रिटर्न इन पर्सियन। क्या कह रहे हो? जो मैम हिस्ट्री की है ना, जो बुक्स लिखते हैं उन्हें। हाँ, ये वो जो बुक्स है, तो ये स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। तारीखें जो होती है ना, डेट मतलब जो होती है, रिटर्न इन पर्सियन, पर्सियन में डेट लिखी हुई है, और इन सब से मतलब अपन को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर मतलब बनावट किसी भी चीज की। आर्किटेक्चर का भी यहाँ से लिख लो। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जैसे किसी बिल्डिंग की बनावट, किसी की बनावट। द स्टडी ऑफ डिजाइन एंड मेकिंग बिल्डिंग, भवन निर्माण का अध्ययन, विज्ञान, वास्तुकला, मतलब स्टडी ऑफ डिजाइन एंड मेकिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग्स की डिजाइन की स्टडी करना। तो आर्किटेक्चर की स्टडी करने से भी हमें पता चल जाता है कि पहले इस तरह से होता था, ये लैंग्वेज बोली जाती थी, यहाँ पे इन लोगों ने राज किया है। सारी चीजें वहां से अपन को थोड़ी मतलब कुछ कुछ नॉलेज मिल जाती है। द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग बिल्डिंग, इसको बोला जाता है आर्किटेक्चर। द स्टाइल और डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग मतलब किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन, ठीक है, वो कैसे बनी है, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज मतलब ज्यादा तो वैल्यूएबल हिस्ट्री है।
तारीख, तारीख रिटर्न इन पर्सियन, पर्सियन लैंग्वेज में लिखी हुई है तारीख है। तो द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान की जो लैंग्वेज जो ये लोग यूज करते थे वो पर्सियन लैंग्वेज यूज करते थे। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है एक तरह से शासन करना, मतलब पूरा अनुबंधन, पूरा एडमिनिस्ट्रेट करना किसी भी चीज को। ठीक है आगे बढ़ो। नहीं तो चलो इसका भी यहाँ से लिख लो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी। जैसे स्कूल में नहीं होता अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है पूरा, प्रबंधन, प्रबंधन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। ये लिख लो। देखो कंट्रोल करना किसी चीज का, द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, इतना सा लिख लो बस। किसी को कंट्रोल करना, किसी को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल किसी सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को, किसी को कंट्रोल करना या मैनेज करना। तो इन्होंने क्या लिखा है कि द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान, तो जो लैंग्वेज यूज करते थे वो कौन सी यूज करते थे? पर्सियन लैंग्वेज यूज करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना या मैनेज करना। ये पिक्चर्स दिखा रखी है। ये फिगर 1 ये रीड करो सौरभ, ये पूरा फिगर 1 के नीचे जो लिखा है। सौरभ रीड करो। The authors of Tariq were landmen, secretaries, administrators, poets, and countries who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance Emphasizing, of justice. emphasizing the importance of just rule। ये पढ़ो फिगर 1 वाला साइड में, राइट साइड में। Core stage in the marking of a manuscript, A. Preparing the paper, B. Writing the text, C. Melting gold, the highlight important words and passages, MD मतलब Preparing, क्या? preparing, D। जी हाँ, preparing the binding। अच्छा पार्ट है क्या ये D? हाँ मेरे को लगा डॉक्टर नहीं होता वैसे। डी है ये भी Prepare पार्ट। writing। देखो 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है वो किताब जो हाथ से लिखी जाती है। ये देखो ये जो बुक है ना यहाँ पे, जो हाथों से लिखी जाती है। पहले तो हाथों से ही लिखते थे, पहले प्रिंटर थे नहीं तो हाथों से ही लिखा जाता था। तो 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने की 4 स्टेज होती थी। सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर, ये देखो पहली फोटो के अंदर देखो पेपर बनाया जा रहा है यहाँ पे, लीव्स से या कैसे भी, जैसे भी ये लोग पेपर बनाते थे, है ना। फिर सेकंड में क्या किया है? राइटिंग द टेक्स्ट, इस पेपर के ऊपर लिखा जा रहा है। फिर थर्ड में क्या करा है? मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, गोल्ड को मेल्ट किया जा रहा है यहाँ पे, उससे हाईलाइट के लिए यूज किया जाता था गोल्ड को। इंपॉर्टेंट जो पैसेजेस होते थे या इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते थे। पैसेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, मतलब 4 या 5 सेंटेंसेस का एक पैसेज। जैसे जैसे इसको मान लो ये पैसेज हो गया एक एक तरह से पैराग्राफ जो होता है। फिर प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, फिर इनको बाइंड, मतलब बाइंड का मतलब होता है बांधना। सारे जो पेजेस होते थे उनको बाइंड किया जाता था, बांध के और बुक बना दी जाती थी। तो इस तरह से पहले बुक बनती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होती है हाथ से लिखी हुई बुक, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। द ऑथर्स ऑफ तारिक वर लर्नड मैन। लर्नड का मतलब जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत नॉलेज हो। तो जो ऑथर्स होते थे, ऑथर मतलब लेखक, जो ये लेखक होते थे जो बुक्स को लिखते थे, तो जो बुक्स को लिखते थे ये बहुत ही एक्सपीरियंस और लर्नड मैन होते थे। तो आरिख ये बुक ही है, तो इसको लिखने वाले जो लोग होते थे बहुत ही लर्नड मैन होते थे, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे। जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, पोएट्स हो गए, कोर्टियर हो गए। कोर्टियर मतलब दरबारी।
who both recounted events and advised ruler on governance, emphasizing the importance of just rule. तो ये सारे लोग लिखते थे, और ये who both recounted events and advised ruler, मतलब ये रूलर्स को एडवाइस करते थे कैसे गवर्न करें, मतलब किस तरह से राज करें उसके ऊपर. emphasizing the importance of just rule. कि जस्ट का मतलब होता है फेयर, फेयर तरीके से शासन करना. कि वो एम्फसाइज करना मतलब किसी को एम्फसाइज अपन यूज करते हैं किसी भी चीज के जोर लगाने के लिए. तो उनको उनको जोर लगा के बोलते थे कि आप जस्ट रूल करो, मतलब फेयर शासन करो, जो सब मतलब अच्छे से वो करो शासन, अनफेयर मत करो, कुछ भी गलत मत करो, अच्छा करो सब. तो ये भी लिखो यहाँ से. एम्फोसिस का मतलब होता है, देखो, बल या महत्व, विशेष ध्यान, किसी पर विशेष ध्यान देना. गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना या फिर स्पेशल अटेंशन देना किसी को. तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, एम्फोसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल. एम्फोसिस मतलब उसको इम्पोर्टेंस, एम्फेसिस बताना वापस से. एम्फोसिस का मतलब गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, किसी पर विशेष ध्यान देना, बल या महत्व, किसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, ऐसे. या फिर देखो, द फोर्स दैट यू गिव टू अ वर्ड और फ्रेज व्हेन यू आर स्पीकिंग, मतलब किसी पे दबाव, जैसे बोलते समय किसी शब्द या बलाघात या विशेष जोर देना किसी पे, उसको इसमें भी हम एम्फेसिस का मतलब होता है किसी पे जोर लगाना, उसके लिए भी यूज करते हैं. अ वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड टू शो दैट इट इज इम्पोर्टेंट. तो तुम इसका ये लिख सकते हो कि स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, विशेष ध्यान देना, बल देना या महत्व, यही लिखना इसमें. तो ये किस पे एम्फोसिस करते थे, ये जो लोग होते थे ना, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रबंधक, जो भी प्रबंध करता है, पूरा कंट्रोल और जो मैनेज करता है चीजों को. मैनेज करना मतलब प्रबंधन करना पूरा. पोएट, कोर्टियर्स. कोर्टियर्स मतलब जो दरबारी होते हैं, जो राजा होता है और राजा के दरबार में नहीं बैठते, कोर्टियर्स बैठते हैं. राजा मतलब कुछ भी, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उनसे सबसे राजा सलाह लेता है और फिर मतलब कोई फैसला करता है वो. दरबारी जो इसमें देखते हैं ना, सीरियल्स आते हैं तो राजा और साइड में चेयर लगा के बैठे रहते हैं, वो सारे कोर्टियर्स. तो ये सब लोग क्या होते हैं, ये सब, चेयर लगा के बैठे रहते हैं खूब सारे. हाँ हाँ, उनको बोलते हैं कोर्टियर्स. इसका भी चलो लिखो यहाँ से, सारे मीनिंग्स क्या लिख लेने चाहिए, आते हैं तो इनको. मंत्री बोलते हैं शायद उन्हें. हाँ, मंत्री भी बोलते हैं इनको. और COURTIE. ये देखो, a person who attends a royal court as a companion or advisor to the king or queen, वही होता है अटेंडेंट. कोर्टियर मतलब दरबारी, हिंदी में दरबारी बोलते हैं, पर इनको वही होते हैं. ये भी लिख लो यहाँ से. पैसेज एक तो रास्ता होता है, पैसेज वाले में कौन सा ये है, अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ बुक, अ स्पीच और अ पीस ऑफ म्यूजिक. अपना ये है थर्ड वाला. इसके सारे मीनिंग बता देती हूँ सर, सब पता होने चाहिए चीजें. अ लॉन्ग नैरो वे विद वॉल्स ऑन ईदर साइड दैट कनेक्ट वन प्लेस विद अनदर. पैसेज एक तो हो गया रास्ता, गलियारा, दो स्थानों को जोड़ने वाला लंबा तंग, तंग मतलब एकदम सकड़ा रास्ता, तंग रास्ता जिसमें दोनों और दीवारें हो, गलियारा. देखिए ये पैसेज होता है. एक होता है ट्यूब इन योर बॉडी विच एयर, लिक्विड एक्सेट्रा कैन पास थ्रू, शरीर में स्थित वायु, द्रव आदि के गुजरने की नली. जैसे नेसल, अपने जो नाक की जो नली होती है, तो इनको भी पैसेज बोला जाता है. अपने वाला ये है, अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ बुक, बुक का छोटा थोड़ा सा हिस्सा मतलब. अ स्पीच और अ पीस ऑफ म्यूजिक, किसी पुस्तक, भाषा या संगीत रचना का छोटा अंश. द प्रोसेस ऑफ पासिंग, गुजरने की प्रक्रिया.
तो पार्ट ऑफ अ बुक अपना ये है यहाँ पे। तो इसने क्या बता रखा है यहाँ पे, जो ऑथर्स थे, ऑथर्स ऑफ त्वारिक वर लर्नड मैन। जो ऑथर्स थे ना, ये त्वारिक आई थिंक बुक ही है, इस त्वारिक के जो ऑथर थे वो बहुत ही लर्नड मैन थे। मतलब लर्नड का मतलब होता है बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग। जैसे इसकी सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोर्टियर, ये सब लिखते थे किताबें। who both recounted events and advised rulers on governance। ये रूलर्स को, जो रूलर्स का मतलब होता है शासक, मतलब राजा। जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनको एडवाइस करते थे, सलाह देते थे गवर्नेंस पे। और इम्फोसिस द इम्पोर्टेंस, गवर्नेंस मतलब कैसे चलानी है आपको अपनी पूरी सरकार, किस तरह से चलानी चाहिए उस पे। और इम्फोसाइज करते थे, मतलब बल देते थे, किस चीज पे बल देते थे, कि जस्ट रूल करो। जस्ट का मतलब सब कुछ सही सही, फेयर रूल करो। जो आप रूल कर रहे हो, जो राज कर रहे हो ना लोगों पे, तो जस्ट रूल करो। आगे ये पढ़ो सौरभ। द सर्कल ऑफ जस्टिस। fair Fakr Mogawir wrote a 13th century. A king cannot service without soldier, and soldier cannot live without salary. Salary come from the revenue collected from peasant, but peasant can pay revenue only when they are proper and happy. Happens when the king promotes justice and honest governance. हाँ, तो देखो क्या लिखा है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है, जैसे दो जने हैं, किसी ने कुछ गलती करी है, तो जस्टिस करना, न्याय करना चाहिए अपन को। ये नहीं कि उसने पैसे दे दिए, जिसने गलती करी है ना, उसने अपन को पैसे खिला दिए कि लो 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, और ना मेरे को छोड़ दो। ऐसे नहीं करना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय करो हर चीज में, मतलब कुछ गलत नहीं करना। तो ये फकर आई मुदाबिर रॉट इन द 13th सेंचुरी। तो इसने, फकर आई मुदाबिर ने 13th सेंचुरी में क्या लिखा है इसने, देखो कितना अच्छा लिखा है इसने। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। जो राजा है वो सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। सरवाइव करना मतलब जीवित रहना। तो सोल्जर्स के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता एक राजा। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कोई भी पड़ोसी देश अगर अटैक करेगा तो सोल्जर्स चाहिए ना, आर्मी चाहिए ना राजा को, नहीं तो राजा को तो बंदी बना लेंगे, उसका पूरा सब कुछ छीन लेंगे उससे। तो सोल्जर के बिना राजा सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं जीवित रह सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और जो सोल्जर्स हैं उनको, जो सोल्जर मतलब सिपाही, जो सिपाही है, जो सेना में जो युद्ध लड़ते हैं, उनको सोल्जर्स बोलते हैं। सोल्जर्स हैं, दे कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते, उनको पैसे चाहिए अपना घर चलाने के लिए। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी धन, जो भी आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे सरकार के पास में धन कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, तो उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं उसको। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का वो पैसा कहाँ से आता है, जो जितना भी पैसा आता है किसी के पास, वो रेवेन्यू कहलाता है। जैसे यहाँ से लिख भी लो, मनी रेगुलरली रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट, कंपनी एटसेट्रा। जैसे पूछते हैं ना कि इस कंपनी का कितना रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब कितना पैसा, मतलब एक तरह से ही कमा लेती है, कितने पैसे इसके पास आते हैं। या सरकार, सरकार कंपनी आदि की नियमित आय। रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स रोज लास्ट ईयर। रेवेन्यू क्या है, रोज हो गया, मतलब रेवेन्यू बढ़ गया इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स बहुत ज्यादा आया होगा तो रेवेन्यू बढ़ गया। रेवेन्यू मतलब एक तरह से पैसा, जो भी अपन को पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू। जैसे अपन ने कंपनी खोल ली, उस कंपनी से अपन को जितना भी पैसा मिल रहा है, जितना भी अपन कमा पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। इंग्लिश में भी यहाँ से देख लो, इनकम स्पेशली व्हेन ऑफ organization or of a substantial nature, the state's annual income from which public expenses are met। स्टेट की एनुअल इनकम, अपने जो राज्य है, जैसे राजस्थान की एनुअल पूरे साल की कितनी इनकम, कितना कमा लेता है राजस्थान स्टेट। इनकम टैक्स लेती है ना सरकार अपन से, हर चीज पे सरकार इनकम टैक्स लेती है। चाहे आप फोन खरीदो, चाहे बिस्किट खरीदो, खाना पीना, कपड़े, कुछ भी खरीदो, रोड पे चलोगे उसका भी टैक्स, हर चीज का सरकार टैक्स लेती है। तो वहां से पैसा आता है सरकार के पास में। तो स्टेट्स एनुअल इनकम, एनुअल का मतलब होता है पूरा साल।
स्टेट मतलब राज्य, राज्य की पूरे साल की इनकम फ्रॉम विच पब्लिक एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे, पब्लिक के जो खर्चे हैं उनको मतलब पूरा किया जाता है। जैसे रोड बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दी, स्कूल्स बनवा दी, ये सब भी तो करती है ना फिर सरकार अपने लिए। द डिपार्टमेंट ऑफ द सिविल सर्विस कलेक्टिंग स्टेट रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होगी, एक तरह से इनकम समझ लो। जैसे अपना तो रेवेन्यू क्या होगा, जो इंसान कमाते हैं उनका रेवेन्यू, उनकी तो इनकम ही होगी ना उनकी। तो रेवेन्यू मतलब जो मनी रिसीव होता है, प्राप्त होता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो देखो सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान। तो सैलरी कहाँ से आएगी, किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू मतलब एक तरह से टैक्स लेके जो सरकार है वो हर सब किसानों से, जैसे कि सपोज फसल, इतनी फसल हुई है, मतलब 10 बोरी, सपोज उसने उसने किसान ने 10 बोरी पैदा करी है ना, मतलब पैदावार हुई है 10 बोरी की, तो उसमें से टैक्स लग जाएगा कि 2 बोरी हमें देनी है। पहले इस तरह से होता था ना कि 2 बोरी हमें देनी है ऐसे। तो बट peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy। जो किसान है वो रेवेन्यू कब पे कर सकते हैं, कब दे सकते हैं वो पैसा, मतलब जो भी है धन, पैसा या फिर अनाज कब देंगे वो, जब वो प्रॉस्पेरस होंगे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है एक तरह से फलना फूलना और खुश होंगे। हैप्पी होंगे और प्रॉस्पेरस मतलब एक तरह से धनवान होंगे, उनके पास में पैसे वैसे होंगे या उनकी फसलें अच्छी होंगी, तभी तो वो दे पाएंगे ना। इसका भी लिखो यहाँ से, सक्सेसफुल, रिच एंड सक्सेसफुल। जब किसान प्रॉस्पेरस होंगे मतलब रिच होंगे, सक्सेसफुल होंगे, मतलब उनका सब काम धंधा अच्छे से चलेगा और वो खुश रहेंगे, तो रेवेन्यू भी दे देंगे। उनको क्या दिक्कत है कि चलो 10 बोरी हमारी पैदा हो रही है तो 2 बोरी हमें टैक्स देनी है राजा को। धनी और सफल, प्रॉस्पेरस का मतलब ये वर्ड बहुत आते हैं अब, सौरभ तो इनको लिख लो। प्रॉस्पेरस मतलब रिच एंड सक्सेसफुल। और ये क्या बार बार देखोगे ना तभी ऐसे याद होंगे, बार बार इनको पढ़ोगे तभी, एक बार से कुछ भी याद नहीं होता है एक बार से कभी भी। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। जो पीजेंट है, जो किसान है, वो जब भी रेवेन्यू पे कर सकते हैं जब वो बहुत ही धनी हो, सक्सेसफुल हो और खुश हो। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ये कब हो सकता है, जब हैपन का मतलब हो, ये कब होता है जब जो किंग है वो जस्टिस, न्याय प्रमोट करे, मतलब न्याय करे, जस्टिस, राजा न्याय करे और ऑनेस्ट गवर्नेंस करे, मतलब जो चला रहा है अपनी सरकार, चला रहा है जो राजा, वो ऑनेस्टली चलाए। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से चलाए। गवर्नेंस का भी लिख लो। गवर्नेंस मतलब वही होती है सरकार, मतलब अपनी जो राजा अपनी जो सरकार चला रहा है वो अच्छे से चलाए। द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, मतलब रूल करना और कंट्रोल करना। गवर्नेंस मतलब रूल करना, राज्य करना, कि ऑनेस्टली राज्य करे और न्याय मतलब रखे उसके अंदर अपने। अब यहाँ से ये पढ़ो सौरभ, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस, ये क्वेश्चन मार्क वाला पढ़ो, राइट। Do you think the circle of justice is an appropriate term of describe the relationship between the king and his subject? एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है कि एप्रोप्रिएट तरीके से, गलत ना हो, कि अप्रोप्रिएटली बिहेव करो। वैसे यहाँ से लिखो एक बार, प्रॉपर, सुटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन पर्सन यूज, उचित। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, किसी परिस्थिति, व्यक्ति या उपयोग आदि के लिए उपयोग दिया, उचित, कोई भी उचित चीज, कि अप्रोप्रिएट भी करो, इनअप्रोप्रिएट मत करो। टू टेक समथिंग टू यूज फॉर योरसेल्फ यूजुअली विदाउट परमिशन, ये लिख लो तुम तो, सूटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस, क्या आप सोचते हो कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस है, जो ये सर्कल ऑफ जस्टिस है, इज एन अप्रोप्रिएट टर्म,
ये एक उचित टर्म है टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन किंग और हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं जो भी जनता होती है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है एक तरह से। तो इसने बोला कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस है ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है राजा और उसकी जो प्रजा है उसके बीच में। सब्जेक्ट यहाँ पे प्रजा के लिए यूज किया है। हाँ ये एकदम मतलब सही है, अच्छी लग रही है ना, कितना बढ़िया लिखा है इसने, बहुत अच्छा लिखा है। अब ये पढ़ो सौरभ। Keep the following additional details in mind. First, the authors of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly every in villages. They हाँ इसका बताओ, often ये तो तुम बता दोगे, इजी है, इनके मीनिंग बताते जाओ। keep the following additional details. एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, डिटेल मतलब जानकारियां, Additional मतलब अतिरिक्त जानकारी। अतिरिक्त जानकारी. In mind, the authors of Tariq lived in cities. जो authors होते हैं ना तारीख के, वो सिटीज में रहते हैं, मेनली दिल्ली। दिल्ली जो है ना उसके अंदर ज्यादा, जैसे ज्यादा में तो मेनली उसमें दिल्ली में ही, एंड हार्डली एवर इन विलेज। विलेज में तो हार्डली ही रहते हैं, हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से विलेज में मिलेंगे। सारे जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, ऑथर कौन होते हैं, लिखने वाले, जो बुक को लिखते हैं उनको बोलते हैं ऑथर्स। तो जो ऑथर है ना इस बुक के, तारिक जो बुक है, इस बुक के जो ऑथर्स हैं वो मेनली सिटीज में रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे वो। हार्डली एवर इन विलेज, विलेज में कोई हार्डली ही रहता होगा, कोई मुश्किल से ही, हार्डली मतलब मुश्किल से ही कोई विलेज में रहता होगा। ठीक है, आगे रीड करो और इसको एक्सप्लेन करो सेकंड। They often wrote histories of sultan in the hope of rich reward. उन्होंने है ना हिस्ट्री लिखी सुल्तान पे, ये सोच के कि है ना उन्हें रिवार्ड मिलेगा इस पे। रिवार्ड का These मतलब होता है authors इनाम, रिवार्ड मतलब इनाम होता है कि रिच रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े इनाम मिलेंगे हमें, ये सोच के उन्होंने सुल्तान के बारे में हिस्ट्री लिखी। आगे These other authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order. ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरी। देखो बर्थ राइट मतलब जन्म का, जन्म सिद्ध जो अधिकार, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है वो। बर्थ राइट, राइट मतलब होता है अधिकार, बर्थ मतलब जन्म लेना। प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ मतलब विशेष अधिकार मिलना, जन्म होते जो अधिकार मिलते हैं ना किसी को, वो। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स inherited their rights to govern because they were born in certain families। ये हो गए बर्थ राइट इनके। जैसे कि राजा होता है, राजा का जो बेटा होता है वो भी राजा ही बनेगा, उसका बर्थ राइट हो गया ना एक तरह से। अब इसमें क्या दे रखा है, प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, किसी को विशेष अधिकार देना। प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, जैसे कि पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। जो नोबल्स होते थे, नोबल्स मतलब बड़े लोगों को ही बोलते हैं, विद्वान इंसान को भी नोबल बोला जाता है, या जो रिच होते हैं उनको भी नोबल्स बोलते थे। तो जो नोबल्स होते हैं, जो रिच लोग होते हैं या जो विद्वान लोग होते हैं, मतलब विद्वान मतलब नॉलेजेबल पर्सन, जो नोबल्स होते हैं, इनहेरिटेड देयर राइट, इनके जो राइट्स हैं, इनके जो अधिकार हैं, इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न। गवर्न मतलब वही करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, शासन करना, मतलब जो नोबल्स हैं इनके जो अधिकार है ना शासन करने के, इनको इनहेरिटेड है ये, मतलब इनको अपने माँ बाप से मिले एक तरह से। बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज, राजा की फैमिली में जो पैदा होगा तो उसको तो अधिकार है ना, वही राज करेगा, वो होते हैं बर्थ राइट। और जेंडर डिस्टिंक्शन, जेंडर मतलब जैसे लड़का और लड़की, ठीक है, तो उनमें डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब एक तरह से उनमें अंतर करना। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमन एंड मैन,
मैन और वुमन में सोशल डिफरेंस, सोशल मतलब सामाजिक डिफरेंस, समाज में क्या क्या डिफरेंस है कि आदमी ये कर सकता है, औरत ये कर सकती है, आदमी ये नहीं, मतलब औरत ये औरत नहीं को कर नहीं सकती। बनाते हाँ थे, उसको वो किंग नहीं बनाते थे। हाँ, किंग नहीं बनाते थे, राइट। और बायोलॉजिकल मतलब होता है, बायोलॉजिकल उसकी जो बॉडी है और मैन की जो बॉडी, बायोलॉजिकल हो जाता है कि बॉडी में डिफरेंस। तो सोशल एंड बायोलॉजिकल differences between women and man, usually these differences are used to argue that men are superior to women. तो ये जो डिफरेंस है ना, एक तो बायोलॉजिकल की वुमन जैसे इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती ना, मैन कितने स्ट्रांग होते हैं, बॉडी उनकी कितनी स्ट्रांग होती है, वुमन की बॉडी मतलब इतनी इतनी वो स्ट्रांग नहीं होती है, मतलब लड़ नहीं, इतना नहीं लड़ सकती वो। तो तो इसमें ये सारे जो डिफरेंसेस है ना, ये जेंडर डिस्टिंक्शन में ये बता रखा है कि सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस वुमन और मैन के बीच में, तो ये दिखाते हैं कि मैन क्या है, सुपीरियर है वुमन से। सुपीरियर का मतलब होता है ज्यादा अच्छा, ज्यादा मतलब ऊंचा, एक तरह से बढ़िया, सुपीरियर क्वालिटी ना, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा, कि भैया सुपीरियर क्वालिटी का कपड़ा दिखाना। सुपीरियर का उल्टा होता है, ओपोजिट होता है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी एकदम। तो जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब मैन को सुपीरियर माना जाता था। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। ये जो एडिशनल डिटेल है इसको माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। ऑथर्स जो थे तारिख के, वो सिटीज में रहते थे मेनली, हार्डली एवर इन विलेज। हार्डली मतलब मुश्किल से गांव में मतलब रहता होगा कोई ऑथर। सेकंड, दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज और सुल्तान, वो अपनी हिस्ट्रीज लिखते थे। ऑफन का मतलब होता है कई बार, प्राय मतलब, ऑफन मतलब प्राय। तो वो हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान्स के लिए, किस होप में, होप मतलब आशा, किस आशा में कि उनको रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े उनको रिवॉर्ड्स मतलब इनाम, बहुत बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। इसलिए वो अच्छा अच्छा लिखते थे, चाहे वो सुल्तान बुरा ही हो, चाहे उसके बारे में अच्छा जाता कि वो खुश हो जाए और वो उनको फिर रिवॉर्ड्स दे। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। तो ये जो ऑथर थे ये एडवाइस करते थे, एडवाइस करना मतलब किसी को सलाह देना, सलाह देते थे। ये ऑथर, ये लेखक थे, सलाह देते थे रूलर्स को। रूलर मतलब जो शासक, जो राजा है, उसको सलाह देते थे ऑन द नीड टू प्रिजर्व करना, मतलब किसी भी चीज को बचा के रखना, किसी भी चीज को प्रिजर्व करना की आवश्यकता है, किसको बचाने की, एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट। ये जो बर्थ राइट का जो सोशल ऑर्डर है, इसको बचा प्रिजर्व करके रखना है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जेंडर डिस्टिंक्शन को प्रिजर्व करके रखना है। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। जो इनके आइडियाज थे वो मतलब हर कोई, हर किसी के द्वारा शेयर नहीं किए जाते थे। तो ये तीन चीजें हैं। अब आगे ये करो। In 1236, the Sultan's Iltutmish's daughter Rajia became Sultan. The chronicler of the age Minhaj I Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली देखो, इन 1236, 1236 जो था इस सन में, इस ईयर में, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, इल्तुतमिश उसका नाम है, सुल्तान का, राजा का नाम है, राजा को ये सुल्तान बोलते थे। तो इल्तुतमिश की जो डॉटर थी, रजिया सुल्तान, एक सीरियल भी तो बनाया टीवी पे, टीवी पे इसका सीरियल भी आता है। जो इल्तुतमिश की डॉटर थी ना, इसका नाम था रजिया, बिकेम सुल्तान, इसको सुल्तान बना दिया था इसके पिताजी ने। इल्तुतमिश ने इसको सुल्तान बनाया, क्योंकि इसके चार बच्चे थे इल्तुतमिश के, तीन लड़के और ये एक लड़की थी। तो उसमें है ना सबसे बहादुर यही थी। हाँ, सबसे मतलब क्वालिफाइड और एजुकेटेड, हर मतलब हर तरीके से ये बढ़िया थी।
इसलिए इसने अपनी डॉटर को बना दिया सुल्तान। इसका भी लिखो, क्रॉनिकलर, मतलब क्रॉनिकलर होता है एक ऑर्डर में, तो इसको यहाँ से भी लिख लो। क्रॉनिकल मतलब ऑर्डर में लिखना किसी भी चीज को, कि पहले ये हुआ फिर ऐसा हुआ। जैसे कहानी को अपन क्रॉनिकल उसमें नहीं लिखते कि पहले एक कबूतर था, वो उड़ के आया, फिर उसने पानी पिया, मतलब उसने पत्थर डाले, फिर पानी ऊपर आया, फिर उसने पी लिया। A written record of historical events describing them in the order in which they happened, जिस ऑर्डर में वो होते हैं उसी ऑर्डर में उनको लिखना। ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमित लिखित ब्यौरा, मतलब कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट डिस्क्राइबिंग देम इन ऑर्डर इन विच दे हैपन, जिस ऑर्डर में वो होते हैं उसी को बोला जाता है, मतलब जिस ऑर्डर में होते हैं उसको बोला जाता है क्रॉनिकलर। बट यहाँ पे क्रॉनिकलर है ना, इसका देखते CLER। A person who writes accounts of important or historical event, यहाँ पे क्रॉनिकलर वो इंसान है, जो वो पर्सन जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखता है, कि क्या क्या चीजें हुई उनको जो लिखता है उसको बोलते हैं क्रॉनिकलर। पर्सन हु राइट्स अकाउंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट एंड हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे नरेटर, रिपोर्टर है, लिखने वाला जो लिखता है हिस्टोरिकल इवेंट्स को, उनको हम क्रॉनिकलर बोलेंगे यहाँ पे। तो देखो, द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, उस एज के जो क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर मतलब जो लिखने वाले लोग थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, तो जो क्रॉनिकलर थे उस एज के, उस टाइम के, जैसे कि ये मिनाज आई सिराज, ये था लिखने वाला, मतलब एक तरह से क्रॉनिकलर बोला इसको हिस्ट्री के बारे में। तो इसने क्या लिखा, मिनाज आई सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। तो जो मिनाज आई सिराज था, उस एज का जो क्रॉनिकलर था, उसने रिकॉग्नाइज करा, मतलब पहचाना कि ये बहुत एबल है, लायक है ये लड़की, और क्वालिफाइड है अपने भाइयों से, ऑल हर ब्रदर, इसके जितने भी भाई हैं इनसे ज्यादा क्वालिफाइड और इनसे ज्यादा एबल है, सक्षम है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था कि एक क्वीन, मतलब एक लड़की, मतलब रूलर हो, राजा बने, मतलब एक लड़की क्वीन शासक करे, वो इसमें कंफर्टेबल नहीं था। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, और ना ही जो नोबल्स थे, जो विद्वान थे, नोबल्स मतलब जो राजा महाराजा के लिए यूज किया जाता है, जो नोबल्स थे, विद्वान या फिर ये लोग भी हैप्पी नहीं थे कि ये रूल करे इंडिपेंडेंटली, कि एक लड़की रूल करे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है ताज, वहां से इसको रिमूव कर दिया गया 1240 में। थ्रोन मतलब जो सिंहासन होता है, उससे मतलब इसको हटा दिया गया फिर। तो इस पे सीरियल भी बना है, रजिया सुल्तान। क्या क्या बोल रहे हो सौरभ? थ्रोन म्यूजिक पूछ रहा था। थ्रोन मतलब राजगद्दी, जिसपे बैठते हैं, राज सिंहासन। द स्पेशल चेयर वेयर अ किंग और क्वीन सिट, थ्रोन मतलब वो गद्दी जिसपे वो बैठते हैं। द पोर्शन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, राजगद्दी, राज सिंहासन, इसको बोलते हैं थ्रोन, राजा या रानी के बैठने की विशेष कुर्सी। तो इसको हटा दिया गया था 1240 में। देखो 36 में ही ये मतलब बनी थी सुल्तान, और 40 में हटा दिया, मतलब कितने साल इसने राज किया, मुश्किल से 4 साल। 36 में बना और 40 में इसको हटा दिया वापस। 4 years. 4 years। What मिनाज आई सिराज थॉट अबाउट रजिया, रजिया के बारे में क्या सोचता था, जो मिनाज आई सिराज था, ये क्या सोचता था रजिया के बारे में, ये पढ़ लेते हैं इसको। Minaj I Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God। तो मिनाज क्या सोचता था कि जो क्वींस, अगर कोई लड़की राज करेगी, मतलब रूल करेगी,
वेंट अगेंस्ट, ये अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, ये इसके मतलब खिलाफ होगा, जो सोशल ऑर्डर चल रहे हैं, जो सामाजिक चीजें चल रही है ना, तो उसके खिलाफ, क्योंकि राजा का बेटा बनता है हमेशा, तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा। जस्ट क्रिएटेड, गॉड ने ऐसे बनाया ना कि राजा फिर उसका बेटा बनेगा राजा, फिर उसका बेटा बनेगा राजा, गॉड के द्वारा ये सब क्रिएटेड किया गया, वो ऐसे सोचता था, लेकिन गॉड थोड़ी कुछ क्रिएट करते हैं, वो तो अपन ने ही क्रिएट किया एक तरह से, तो वो उसके अगेंस्ट होगा। in which women were supposed to be subordinate to man, मैं तो समझती हूँ कि ऐसा नहीं करते ना तो उससे है ना गॉड बुरा मान जाते हैं। हाँ, क्या नहीं करते? अगर है ना इस रूल को फॉलो नहीं करते तो है ना गॉड बुरा मान जाते हैं। हाँ, बुरा मान जाता, राइट, इस तरह से इसने सोचा कि गॉड ने जो क्रिएट किया ना, क्रिएट करना मतलब बनाना, गॉड ने जो ऑर्डर बना रखे ना, सोशल ऑर्डर, इसके अगेंस्ट हो जाएगा ये, उसके मतलब विपरीत हो जाएगा, उसके उसके अगेंस्ट में हो जाएगा ये, इसका रूल करना, क्वीन का रूल करना, ये सोचा उसने एक तो। फिर उसने क्या सोचा कि इन विच वुमन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, मतलब भगवान ने वुमन को मैन को सबऑर्डिनेट करे, एक तरह से मैन की सहायता, असिस्टेंट है, मतलब मैन सुपीरियर है, मैन बड़ा है, और वुमन एक तरह से उसको सबऑर्डिनेट करेगी। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के नीचे होना, किसी के अधीन होना, तो वो, नीचे काम हाँ, किसी के नीचे काम करना, एक तरह से उससे उससे कम महत्व वाला होना, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो मैन को सबऑर्डिनेट कर सकती है वो, उसको मतलब उसके अधीन रहकर काम कर सकती है, उसको असिस्ट कर सकती है, उसकी मदद कर सकती है। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? तो इसने क्या बोला, he therefore asked, फिर उसने मतलब एक तरह से पूछा, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, तो ये पूरी चीज ऐसे कोर्ट में है ना, ये जैसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ना, मतलब ऐसी की ऐसी बात बोली उसने। ही देयरफॉर आस्क्ड, उसने पूछा, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, मतलब गॉड्स का जो क्रिएशन है, जो गॉड ने बनाया है, इसका रजिस्टर, इसकी जो किताब है, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, मतलब जो इसका अकाउंट है, मतलब मैन से नीचे तो नहीं है, मैन से, इसकी जो क्वालिटीज हैं वो मैन से नीचे नहीं है, मतलब सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, मैन के कॉलम के नीचे नहीं आ रहा है इसका अकाउंट, इसका खाता, मतलब इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो मैन से नीचे इसको नहीं ले जा पा रही है। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, तो मतलब इसने इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज गेन, मतलब कहाँ से करी, कैसे करी इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज इसने, मैन से भी मतलब अच्छी क्वालिटीज इसने गेन कर ली है। On her inscriptions and coin, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. तो उसके जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पे लिखना या कॉइन्स पे लिखना, किसी भी चीज पे, मेटल पे लिखना या किसी पत्थर पे लिखना, उसको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। जैसे कब्र पे लिखे रहती हैं चीजें, अपन अपनी कटोरियों पे उनपे भी लिखवाते हैं, नाम लिखवा देते हैं, वो सब इंस्क्रिप्शन होता है। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस, जो उसके इंस्क्रिप्शन थे, वो जो भी कुछ लिखवाती थी, कहीं पे भी बिल्डिंग पे या कहीं भी कुछ लिखवाती थी वो, और कॉइन्स पे वो क्या लिखती थी, रजिया मेंशन, वो मेंशन करती थी, मेंशन करना मतलब एक तरह से लिखना, वो मेंशन करती थी दैट शी वाज द डॉटर ऑफ, वो किसकी बेटी है, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है वो, मतलब वो अपना नाम ना लिख के, एक तो वो खुद का नाम लिख ले कि रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, हर जगह, उसके वो हर पापा जगह की लिखती लिखती थी। थी। हाँ, वो खुद के फादर का लिखती थी क्या वो? हाँ, वो ऐसे लिखती थी कि डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, ऐसे लिखती थी वो। कभी भी जैसे राजा रानी का नाम आता है ना, कोई भी संदेश लिखते हैं, तो भी उसमें नीचे अपना नाम, जैसे राजा कोई संदेश भेज रहा है पड़ोसी राज्य को, तो संदेश लिख के फिर नीचे राजा अपना खुद का नाम नाम लिखेगा लिखते ना। हैं। हाँ, तो वो नहीं लिखती थी, हम्म। वो रजिया सुल्तान नहीं लिखती थी, वो लिखती थी डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, वो ऐसे लिखा करती थी वो। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन, इसका नाम याद रखना सौरभ, है ना, तो क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश था जिसने अपनी डॉटर को सुल्तान बनाया था। This was in contrast to the queen Rudra Ma Devi 1262 से 1289, तो of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudra Ma Rudra Ma Devi changed her name on her inscriptions and pretended she was a man.
Another queen, Dida, ruled in Kashmir. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. देखो क्या है इसके अंदर, और भी थे देखो. So this was in contrast to the queen Rudramadevi. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कोई भी दो चीजों में जैसे अंतर होना, एक तरह से उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. इसका भी लिखो यहाँ से. कंपैरिजन उसके बेस पे. कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन. तो यहाँ पे तो अपना यही है, फर्स्ट वाला ही अपना मीनिंग. तो ये कंपैरिजन था किसके बीच में, रजिया की बात तो समझ लिया अपन ने. फिर जो रामा देवी क्या करती थी इसका पढ़ेंगे. तो ये कह रहे हैं कि रजिया के कंपैरिजन में रामा देवी क्या क्या करती थी, वो आदमी का नाम लिखती थी. मतलब वो खुद का नाम नहीं लिखती थी, वो खुद को आदमी के नाम से वो करती थी. वो कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब जो उनके बीच में अंतर स्पष्ट करे. दो व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना जो उसमें अंतर स्पष्ट करे. कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, इतना सा लिख लो तुम तो. कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल. तो देखो रजिया सुल्तान ऐसा करती थी, अब वो लिखती थी कि डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश. कहीं पे भी उसको जहां लिखना होता था तो ऐसे लिखती थी. अब ये दूसरी रानी क्या करती थी, एक और भी रानी थी. दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी. रुद्रमा देवी भी एक क्वीन थी, रानी थी. ये कहाँ की थी, ऑफ द काकाटिया डायनेस्टी. इनकी काकाटिया डायनेस्टी की थी, इस वंश की थी. मतलब ये जैसे गुर्जर वंश होता है ऐसे इनके भी नाम होते हैं काकाटिया. तो काकाटिया वंश की थी ये, और इस जगह से थी ऑफ वारंगल. वारंगल ये जगह थी, पहले अलग अलग नाम होते थे ना. अब वारंगल मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये वारंगल जगह, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश. अभी मॉडर्न में जो अपना आंध्र प्रदेश है उसी का हिस्सा है वारंगल. तो वो यहाँ की रानी थी, मतलब समझ लो कि वो आंध्र प्रदेश की रानी थी. आंध्र प्रदेश में किसी जगह से पे मतलब वहां की वो रानी थी, और वो इस वंश की थी, काकटिया वंश की थी वो. तो ये क्या करती थी, रुद्रामा देवी चेंज हर नेम. इसने अपना नाम ही चेंज कर लिया था. वो रुद्रामा देवी नहीं लिखती थी, वो क्या लिखती थी, रुद्रामा देवी changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. pretend करना मतलब एक तरह से वो ऐसा pretend करती थी कि वो जैसे आदमी हो. वो अपना खुद का नाम नहीं लिखती थी, उसने अपना नाम चेंज कर लिया था और आदमी का नाम लिखती थी. रुद्रामा देवी changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. Another queen, एक और queen थी गीडा. मतलब इसका प्रिटेंड करना. pretended. प्रिटेंड करने का मतलब होता है एक तरह से, जैसे तुम प्रिटेंड कर लो कि तुम आज ना बीमार हो, मतलब ऐसे दिखावा कर लो बीमार हो, फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी. प्रिटेंड करना, ढोंग करना, दिखावा करना कि मुझे सब कुछ आता है, इस तरह से प्रदर्शन करना. टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू. प्रदर्शन, ढोंग या दिखावा करना किसी भी चीज का. देखो पारुल इज नॉट रियली असली. पारुल सोई हुई नहीं है सच में. शी जस्ट प्रिटेंडिंग. वो सिर्फ ऐसे प्रिटेंड करी, दिखावा करी कि सोई हुई है वो, लेकिन असली में नहीं सोई हुई. ऐसे कर लेना, प्रिटेंड कर लेना. जैसे तुम दिखावा करो कि मम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो अभिमन्यु बोले कि वो मम्मा ही इज प्रिटेंडिंग. ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि इसकी तबीयत सही नहीं है. एक्चुअल में तो ही इज मीन्स ऑल फाइन. ये ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू से. ठीक है. तो मतलब वो प्रिटेंड करती थी, वो दिखावा करती थी. शी वॉज अ मैन, की वो एक आदमी है जैसे. तो अनदर क्वीन, एक और क्वीन थी दीदा. दीदा मतलब एक तरह से दीदी. दीदा रूल्ड इन कश्मीर. इसने कहाँ राज किया था, कहाँ राज करती थी, कश्मीर में 980 से और 1003 इसमें रूल किया था इसने. देखो ये रजिया सुल्तान से भी पहले आ गई थी. रजिया सुल्तान तो 12 इसमें आई थी ना, 12 नहीं इससे भी लेट आई थी रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान 1236 में आई थी देखो, और ये अपनी वाली पहले आ गई थी 1230. रुद्रामा देवी तो बाद में आई थी, लेकिन ये तो देखो कितनी पहले आ गई दीदा. इसने कश्मीर में राज किया 980 से 1003 टाइम में.
हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इसका टाइटल जो था मतलब इसका जो नाम था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, इसको मतलब दीदी कहा जाता था या एल्डर सिस्टर बुलाते थे इसको लोग। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है एक तरह से लगाव, किसी से अफेक्शन, लगाव होना, प्रेम होना, अफेक्शन। जैसे मम्मी पापा से अफेक्शन होता है ना बच्चों को, क्योंकि माँ बाप उनके लिए कितना सब करते हैं, तो उनको बहुत अफेक्शन होता है, बहुत लगाव होता है अपने माँ बाप से। तो an obviously affectionate term given to a loved ruler by her subject, सब्जेक्ट मतलब जो प्रजा थी, वो जो रूलर था, जो शासक था, मतलब जो दीदी थी, बहुत इसको सब प्यार करते थे, सब बहुत अफेक्शन करते थे, लगाव था सबको इससे। अच्छी होगी क्योंकि क्योंकि ये सबका मतलब अच्छा करती होगी प्रजा का, तो इसको दीदी कहते थे। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म, ये एक अफेक्शनेट टर्म है, मतलब बहुत ही अच्छी टर्म है ये जो दीदी है नाम है। गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, तो जो सब जो प्रजा थी इसने नाम दिया था इसको, ये प्यार करते थे इससे और इसने इन्होंने इसको दीदी दीदी कह के बुलाते थे प्यार से। जैसे ममता को नहीं कहते दीदी, दीदी बोलते ना वहां के लोग, यस मैम। बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल बंगाल में जो ममता है उसको दीदी बोलते हैं ना सब लोग वहां के, ऐसे। एक्सप्रेस व्हाट्स आइडिया योर ओन वर्ड्स, अब जो मिनहाज है इसके जो आइडियाज हैं इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करो। डू यू थिंक रजिया शेयर्ड दीज आइडियाज, व्हाई डू यू थिंक इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू बी अ रूलर, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि एक मतलब वुमन एक रूलर नहीं हो सकती। मैप टू मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ये सारी जो सिटीजन कैप्चर कर लेना मतलब किसी हथिया लेना, अधिकार कर लेना अपना, अपने अधीन कर लेना। तो इल्तुतमिश ने, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, इसने कैप्चर कर ली थी मेजर सिटीज। शामसुद्दीन इल्तुतमिश ना, और इसके फादर का क्या नाम था, पूरा क्या नाम, इल्तुतमिश ही लिखा है। ठीक, ना बड़ा एक दे। फ्रॉम गारिसन टाउन टू एम्पायर, एम्परर का मतलब होता है राजा को, एम्परर बोलते हैं शासक, एम्परर मतलब शासक, एम्पायर मतलब उसका राज्य, एम्पायर मतलब राज्य, ठीक है। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये पूरा कैप्चर कर लिया था मैप टू में, जो अपन को दिखा रखा है ये पूरा कैप्चर कर लिया था इसने। देखो ये अभी देखो ये गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, तो ये जो पूरा हिस्सा था ये पूरा हिस्सा कैप्चर कर लिया। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। हिंटरलैंड वो लैंड होती हैं, वो जमीनें होती हैं, एडजेसेंट का मतलब पास में, वो जमीनें जो एक सिटी के पास में हो, एडजेसेंट टू अ सिटी, किसी सिटी के पास हो, या फिर किसी पोर्ट, पोर्ट मतलब जहाँ पे जो शिप होती हैं, वो आके जहाजें होती हैं जो वहां पे रुकती हैं, पोर्ट, बंदरगाह। द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी, वो जमीनें जो सिटी के आसपास हो या पोर्ट के आसपास हो, दैट सप्लाई इट गुड्स एंड सर्विसेज, जहां से मतलब उसको सामान मिले और एक तरह से सर्विसेज मिले, उस तरह की लैंड्स को क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड बोला जाता था। गैरिसन टाउन किसको बोलते थे, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब होता है, फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से घेराबंदी कर देना, जैसे जो किला होता है ना, किला, वो चारों तरफ से उसको एक इस तरह से कोई भी मतलब अंदर नहीं घुस सकता, फोर्टिफाइड बोला जाता है उसको, चारों तरफ से मजबूत कर लेना। फोर्टिफाई मीन्स टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक, किसी भी जगह को स्ट्रॉन्गर बना लेना, हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को मजबूत और तैयार करना, किला बंदी करना, मतलब किले को चारों तरफ से मजबूत कर लेना, उसको फोर्टिफाई बोला जाता है। टू एड समथिंग, ये नहीं अपना फर्स्ट वाला है, फिर भी ये भी पढ़ लो चलो। टू ऐड समथिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फूड या ड्रिंक, फूड या ड्रिंक की क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी को, उसमें कुछ ऐड कर देना। जैसे ये नहीं करते दूध के अंदर, दूध की शक्ति को बढ़ाए, उसके अंदर बॉर्नविटा मिलाए और फिर पिए, इस तरह से आते ना एड्स, तो
उसके लिए भी फोर्टिफाई यूज कर सकते हैं। तो दूध में अपन ने एडिशनल चीज मिला दी उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, या उसकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करने के लिए। जैसे दूध में, दूध तो वैसे ही अच्छा होता है, एक तरह से ताकत वाली चीज होती है दूध तो, लेकिन अपन उसके अंदर बॉर्नवीटा मिला देंगे, जैसे टीवी में दिखाते हैं। वैसे तो प्लेन दूध ही अच्छा होता है, सब फालतू की चीजें होती हैं। उसमें बॉर्नवीटा मिला देंगे तो वो और अच्छी, उसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी, मतलब फोर्टिफाई हो जाएगा वो, ये कहना। अपने वाले में ये है, टू फोर्टिफाई अ सिटी मतलब उसकी किलाबंदी कर देना, उसको मजबूत कर देना। टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक, हम किसी भी पहले जगह से बेहतर कर देना। पहले से बेहतर कर देना। फोर्टिफाइड कर देना मतलब उसको स्ट्रांग बना देना कि कोई अटैक ना कर पाए, कोई अंदर ना घुस पाए, जो दूसरे लोग हैं, जो इन्वेडर्स हैं, हमलावर हैं, वो अंदर ना घुस पाए। तो गैरिसन टाउन्स कौन से होते थे? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कहीं भी सेटल होना, कहीं भी मतलब एक तरह से रहते हैं, उसको वो सेटलमेंट। फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, मतलब किले की भी वो कर दी, किलाबंदी भी कर दी, और मतलब जो अपने सोल्जर्स हैं वो भी तैयार हैं। तो गैरिसन का मतलब ये होता था। मतलब इस तरह के टाउन जिसके अंदर सोल्जर्स हैं और बाहर से पूरा किला अपना बंद है। तो अपन ये कल पढ़ेंगे, अभी अभिमन्यु को दे दो। यस मैम। क्या करना है अभिमन्यु? SST। कौन सा? ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री? सिविक्स चैप्टर 7। ठीक है। तो अपन ने एक बार ब्रीफ कर देती हूँ फटाफट। अपन ने पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन के बारे में। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी को भी किनारे पे कर देना, मार्जिनलाइज कर देना, उसकी लैंग्वेज की वजह से, या उसके कपड़ों की वजह से, या वो पुअर है इस वजह से, या वो अनएजुकेटेड है इस वजह से, उस इंसान को मार्जिनलाइज कर देना। तो हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा था कि इनको कैसे इनकी जमीनों से भगा दिया गया था फोर्सफुली, मार पीट के, और इनसे जमीनें सारी कैप्चर कर ली थी, और फिर ये लोग बहुत ही कम स्पेस वाली जगह पे और इस ऐसी जगह पे रहने लग गए। आज हमें यहाँ से ठीक। हु आर आदिवासी? आदिवासी कौन है? आदिवासी टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आदिवासी का मतलब हो गया ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब जो ओरिजिनल जो निवासी थे ना वहां के, वो उसका मतलब होता है आदिवासी। लिटरली लिटरली का, मीनिंग। हाँ लिटरली का मीनिंग लिख लो यहाँ से।
लिटरली मतलब अकॉर्डिंग टू द बेसिक और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड एटसेट्रा। शब्द के मूल, आदिम या आद अर्थ के अनुसार शब्द। यू कांट ट्रांसलेट दीज इडियम्स लिटरली। यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग। एक तो किसी पे बल देने के लिए यूज किया जाता है लिटरली, किसी बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त। ये भी समझाऊंगी, फर्स्ट वाला ही पहले समझ लो। यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग, किसी पे बल देने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त। एम्फसाइज करना मतलब किसी चीज पे बल देना। वी वर लिटरली फ्रोजन टू डेथ। लिटरली, तो वी वर लिटरली फ्रोजन टू डेथ। वी वर वेरी कोल्ड, मतलब एक तरह से यहाँ पे बल दे रही है ना कि हम एक तरह से इतने फ्रोजन ऐसे जम गए थे जैसे तो मर ही गए हो। तो वी वर लिटरली फ्रोजन टू डेथ। और लिटरली का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू द बेसिक और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग। जैसे कि कोई ईडम है, कोई मुहावरा है, उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते लिटरली, मतलब एक बेसिक बेसिक वर्ड से हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कुछ इस तरह के मुहावरे होते हैं ना कि जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाचने वाला है तो चाहे टेढ़ा आंगन हो चाहे कैसा भी आंगन, मतलब उसको आप लिटरली ओरिजिनल मीनिंग्स नहीं बता सकते हर वर्ड का, वैसे आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ईडम होते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि जिसकी लाठी उसकी है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है। मतलब ये होता है जिसमें ताकत है, जो ताकतवर है वो उसकी वो चीज हो गई बस। ये तो लिटरली का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू द बेसिक और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड का बेसिक या फिर ओरिजिनल मीनिंग। द टर्म लिटरली मीन्स, तो इस जो टर्म का मतलब लिटरली मतलब इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग है, आदिवासी वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड या फिर बेसिक और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ, तो आदिवासी का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, मतलब ओरिजिनल निवासी। आर कम्युनिटीज हु लिव्ड, ये कम्युनिटीज ये इस तरह की मतलब जातियां थी, हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव। तो ये कम्युनिटीज होती है कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक तरह की लैंग्वेज बोलता हो, एक तरह के कपड़े पहनता हो, उनके कस्टम रीति रिवाज सेम हो, उनको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं, जनजाति, तो हिंदी में भी देख लो क्या कहते हैं, कम्युनिटी, समुदाय, हिंदी में इसको समुदाय कहते हैं। ऑल द ग्रुप हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस एरिया एटसेट्रा व्हेन कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, एक समूह के रूप में संगठित स्थान विशेष के समस्त निवासी समुदाय। समथिंग इन कॉमन, जिसमें देखो कुछ ना कुछ कॉमन हो। फीलिंग और बिलोंगिंग टू अ ग्रुप इन द प्लेस वेयर यू लिव, एक स्थान के निवासियों में एक समुदाय के रूप में संगठित होने की भावना, समुदाय। समुदाय कम्युनिटी मतलब हो गया समुदाय। ऑल द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस एरिया एटसेट्रा व्हेन कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, किसी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं जो लोग, उनका पूरा समुदाय। जैसे रिसेंट इंक्रीजेस इन क्राइम हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी पे जाता है जो रिसेंट क्राइम जो हुए हैं, ये पूरी कम्युनिटी मतलब इसकी जिम्मेदार है। आदिवासी, द टर्म लिटरली मतलब इस टर्म का मीनिंग है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब वहां के ओरिजिनल निवासी। आर communities who lived and often continue to live in close association with forest, तो ये फॉरेस्ट के ही आसपास में रहते थे। ये जो कम्युनिटीज थी जो आदिवासी, वो लोग फॉरेस्ट में मिलते हैं ना, फॉरेस्ट के आसपास ही रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो ये कम्युनिटीज थी जो रहती थी कहाँ पे, ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पास आस पास ही रहते थे। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी, इंडिया की 8% पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में अगर 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, तो उस 100 में से 8 जने हैं ना वो आदिवासी हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी, मतलब हर 100 लोगों पे 8 लोग आदिवासी हैं। एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज, जमशेदपुर, रोरकेला, बोकरा एंड बिलाई, अमंग अदर्स। तो
India's population आदिवासी and many of India's most important mining and industrial center, और इंडिया के जो most important mining मतलब खुदाई वाले और जो industrial जो centers हैं जहाँ पे industries हैं, mining है, खाने हैं, are located in आदिवासी एरिया, ये आदिवासी एरिया में ही है ये ज्यादातर। माइनिंग, खाने और जो इंडस्ट्रियल सेंटर है ना ये आदिवासी एरिया में ही है ये सब, जैसे कि जमशेदपुर में, रोरकेला में, बोकरा में, बिलाही में और अमंग अदर्स और भी जगह। Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasis group in India. तो जो आदिवासी हैं ये क्या है, होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है जैसे एक जैसे जो होते हैं ना उनके लिए अपन यूज करते हैं होमोजीनियस। यहाँ से भी देख लेते हैं वो। जैसे अपन साइंस में पढ़ते हैं ना होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, मेड अप ऑफ पार्ट्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, एक जैसे जो होते हैं सारे, एक ही प्रकार के अंशों से निर्मित, उनको होमोजीनियस बोलते हैं। हिट्रोजीनियस में आ जाते हैं जैसे जो अलग अलग चीजों से बन के मिलके जो बनता है उसको हिट्रोजीनियस कहता है। ऑफ द सेम काइंड, अलाइक मतलब एक जैसे, कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑल ऑफ सेम काइंड, एक जैसे पार्ट्स सारे, सिमिलर, इक्विवेलेंट, ये सारे देखो इनके वो हैं सिनोनिम्स, यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल। तो आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, ये एक होमोजीनियस मतलब पॉपुलेशन नहीं थी आदिवासी, मतलब ये लोग थोड़े अलग थे। जैसे होमोजीनियस पॉपुलेशन ये होगी कि एक समान, आदिवासी थोड़े अलग लोग थे, मतलब जो नॉर्मल इंडिया के पीपल थे उनसे थोड़े अलग थे वो। आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, ये एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं थी। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया, इंडिया के अंदर कम से कम 500 अलग अलग आदिवासी के ग्रुप हैं, 500 ग्रुप्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक, कौन से स्टेट में ज्यादा है, न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा है इनकी संख्या, कौन से स्टेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिलेंगे आदिवासी, झारखंड में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, आसाम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ इन सब जगहों पे मतलब आदिवासी लोग मिल जाएंगे। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. जो ओडिशा है, जो स्टेट है ओडिशा, is home to more than 60 different tribal group. ये घर है 60 अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स का घर है उड़ीसा, मतलब उड़ीसा के अंदर ट्राइबल जो जनजातियां है ना, ट्राइबल मतलब भी वही हो गया, जनजातियां हैं जो अलग अलग 60 जातियां वो रहती हैं उड़ीसा स्टेट के अंदर। Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. Hierarchy का मतलब होता है कोई भी सिस्टम ऊपर से नीचे, इसका भी लिख लो फिर भी यहाँ से, एक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हायरार्की बोलते हैं उसको। हायरार्की का मतलब होता है a system or organization that has many levels. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपनी स्कूल है, अपने स्कूल के अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं, सबसे ऊपर प्रिंसिपल होती है, फिर उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है जो मतलब कंट्रोल और मैनेज करता है पूरे स्कूल को, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है। नहीं, पहले प्रिंसिपल हो गई, फिर वाइस प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गया, फिर उसके बाद टीचर्स हो गए, फिर उसके बाद बच्चे हो गए, तो इसको ये एक हायरार्की बोला जाता है इसको। हायरार्की मतलब एक लेवल, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मैनी लेवल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लेवल्स होते हो, फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ले लो, ऊपर से नीचे ले लो, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे बच्चे, बच्चों के ऊपर टीचर्स, टीचर्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर उसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर जिसका वो स्कूल है, वो डायरेक्टर होता है सबसे ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं हाई राकी बोला जाता है, इसमें एक आर साइलेंट है, हाई राकी, ये वाला आर साइलेंट है, ये वाला, इसको हाई बोलो और फिर इसको राकी,
ये वाला आर नहीं बोलना। तो हायरार्की का मतलब हो गया श्रेणीबद्ध संस्था अथवा प्रणाली, निम्न, उच्च कर्म, अधिकर्म, पदानुक्रम। अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मेनी लेवल्स फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। तो आदिवासी societies are also most distinctive because there is often very little क्या हुआ? distinctive है, अलग होता है एक तरह से, डिफरेंट। मतलब क्लियरली जो पता चल जाए डिफरेंस, क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड देयरफॉर इजी टू रिकॉग्नाइज। डिस्टिंक्टिव का मतलब जैसे स्पष्ट दिख रहा है ना अपन को कि हाँ, जैसे जो लिखा हुआ है ये डिस्टिंक्टिव लिखा हुआ है, अपन उसके लिए भी यूज करते हैं। सबसे स्पष्टतः, अलग और सरलता से पहचान में आने वाला। क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से एकदम अलग होना, डिफरेंट होना। एंड देयरफॉर इजी टू रिकॉग्नाइज, तो इजीली उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। The soldiers were wearing their distinctive red berets. जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग से दिख रहे थे वो सोल्जर्स, रेड कलर की उन्होंने कुछ टोपी पहन रखी थी, तो उन्हें अलग से ही वो दिखाई दे रहे थे कि हाँ ये सोल्जर्स हैं, पहचान में आ रहे थे। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव नहीं, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग, जैसे समझ में आ जाना एकदम। क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे अपन लिखने के लिए भी बोलते हैं कि राइट डिस्टिंक्टिवली, कि मतलब थोड़ा मतलब क्लियरली लिखो, ठीक ठीक साफ साफ लिखो ताकि समझ में आ जाए सब कुछ। और हम कहाँ, चलो और इसमें एग्जांपल दिखा देती हूँ, मेरे को याद नहीं आता उस टाइम, काफी जगह अपन यूज करते हैं इसका। क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर मतलब दूसरों से डिफरेंट होना ताकि इजीली रिकॉग्नाइज हो सके। डिस्टिंग्यूजिंग, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी इज इट फ्रॉम अदर्स। मैं एग्जांपल रखे यहाँ पे ज्यादा देखो, क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड देयरफॉर इजी टू रिकॉग्नाइज। अब ये आदिवासी है, जैसे ये एकदम अलग है ना, क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरे लोगों से अलग होते हैं आदिवासी, बोली भी अलग, कपड़े भी अलग पहने, तो इसलिए पहचान जाती है कि ये आदिवासी इंसान है। अगर 10 के बीच में भी खड़ा होगा तो अपन बता देंगे ये आदिवासी, मतलब वो डिफरेंट है दूसरों से, मतलब डिफरेंट होना और उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेना इसी वजह से। तो आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव, मतलब ये एक तरह से एकदम अलग थे दूसरों से। जो आदिवासी सोसाइटी थी ये दूसरे लोगों से अलग थी, एकदम बहुत ही डिस्टिंक्टिव थी, क्लियरली डिफरेंट थी दूसरे लोगों से, जिस वजह से ये पहचान में आ जाते थे कि आदिवासी है। बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम, क्योंकि इनके अंदर हायरार्की ही मतलब बहुत ही कम हायरार्की होती थी। मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं होता था कि हाँ ये एक तरह से लेवल हो, जैसे कि हाँ ये है फिर ये इससे ऊंचे हैं, ये इससे, इस तरह का कुछ नहीं होता था, ये मुखिया है, ऐसे हायरार्की। This makes them radically different from communities organized around principle of jati varna caste or those that were ruled by kings. तो इसको ये क्या है, अलग बनाते थे। This makes them radically different, radically का भी लिख लो, ये इनको बहुत ही अलग बना देते थे। जैसे अपने तो जाति का सिस्टम है, तो इसमें लोअर कास्ट, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, अपने तो हायरार्की थी इस तरह से, एक तरह से कास्ट के बेसिस पे भी हायरार्की थी, और वैसे भी। लेकिन इनके में कोई इतनी हायरार्की नहीं होती, लिटिल होती है बट वेरी लिटिल हायरार्की। जैसे एक मुखिया रेडी। हो गया सबका। हाँ हाँ, रेडिकली का लिख लो। रेडिकली मतलब मूल रूप से। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रेडिकली ऑल्टर्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। जो पहला विश्व युद्ध था उसने मूल रूप से ऑल्टर कर देना, मतलब चेंज कर दिया था द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप का जो मैप था ना। पॉलिटिकल मैप होता है जिसके अंदर सारे स्टेट्स के नाम होते हैं, जैसे राजस्थान है, ये गुजरात है, ये यूपी है, ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है, सबके नाम, मतलब उसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तो द फर्स्ट वर्ल्ड, जो पहला वर्ल्ड वॉर था, उसने मूल रूप से ऑल्टर कर दिया था, चेंज कर दिया था यूरोप का जो नक्शा था ना, यूरोप का जो मैप था, पॉलिटिकल मैप था, उसको ही चेंज कर दिया था। मूल रूप से। हाँ, मूल रूप से। इन अ थॉरो और फंडामेंटल वे, कंप्लीटली लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो तो कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से चेंज कर दिया था।
रेडिकली का मतलब कंप्लीटली भी लिख सकते हो या फिर मूल रूप से भी लिख सकते हो। जैसे देखो, यू मस्ट रेडिकली चेंज द वे यू डू बिजनेस, मतलब तुम कंप्लीटली चेंज कर दो अपना तरीका। वे मतलब अपना तरीका चेंज कर दो बिजनेस करने का, क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो तुम्हारा जो तरीका है ना उसको चेंज कर दो। रेडिकली मीन्स कंप्लीटली। फंडामेंटल मतलब होता है मूल रूप से, फंडामेंटल, और कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से। तो दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट, तो ये उसको पूरी तरीके से, यहाँ पे अपना कंप्लीटली आएगा रेडिकली का मतलब। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट, तो इनके अंदर कोई हायरार्की नहीं थी इनमें, तो ये इनको कंप्लीटली डिफरेंट बनाती थी अदर कम्युनिटीज से। फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड, जो समुदाय थे, दूसरे समुदाय थे, उनसे डिफरेंट बनाती थी। ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ, ये जाति कास्ट के प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइज्ड थे सारी, जो दूसरे समुदाय थे वो कास्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज थे, कास्ट के प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों पे ऑर्गेनाइज होना, मतलब उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स, और जो राजा के द्वारा जो रूल किए जाते थे उन सबसे अलग थे आदिवासी लोग। अलग थे ना, अपन भी मानते हैं आदिवासी लोग एकदम ही अलग थे, मतलब कोई राजा वाजा कुछ नहीं है, हम अलग ही है, हमारा तो सब कुछ, ऐसे रहते थे ये लोग। इनमें भी एक इनका एक वो भी तो होता है ना, क्या? हाँ, सरदार। हाँ, इनका भी सरदार होता था। तो ये लिखा है ना इसमें, वेरी लिटिल हायरार्की, मतलब हायरार्की थी लेकिन बहुत ही लिटिल थी। जैसे जो दूसरे जो कम्युनिटीज थी, जो दूसरे जो समुदाय थे, जो दूसरा ग्रुप था लोगों का, उनमें तो बहुत ज्यादा हायरार्की थी उनके अंदर। जैसे हर चीज का मतलब लेवल था कि हाँ ये है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है। इनके अंदर ऐसा कोई नहीं, जैसे अपने होता है ना हर चीज का एक तरह से वो नियम होता है, तो इनमें इतना। घर के हाँ, घर के अंदर भी होता है। स्कूल में सोशल में भी होता है। हाँ, हर जगह होता है ना, एक स्टेटस होता है, मतलब इनका ये सब एक ही, मतलब आदिवासी पूरा ग्रुप ही था, इनमें इतना नहीं होता था, बहुत ही लिटिल होता था इनमें, मतलब। यू मे हैव हर्ड द टर्म्स शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, मतलब जनजातियां। शेड्यूल्ड ट्राइब इज द टर्म यूज्ड फॉर आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी के लिए यूज किया जाता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने आदिवासी के लिए यूज किया है, यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उन्होंने आदिवासी नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा जाता है इनको। देयर इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स की भी एक ऑफिशियल लिस्ट है, मतलब सरकारी लिस्ट है इसकी, ट्राइब्स की, जनजातियों की। शेड्यूल्ड ट्राइब are often grouped together with the scheduled caste in the category scheduled caste and scheduled tribe, मतलब ये प्राय एक साथ आती है, scheduled caste और scheduled tribe, इनको एक साथ ऐसे लिखा जाता है ना, grouped together। शेड्यूल्ड कास्ट में जैसे मीणा जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब में ये आदिवासी और भी आते हैं इनके अलावा भी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। Adivasis practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. तो जो आदिवासी हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन, इनके जो रिलीजन होते हैं, इनका जो धर्म होता है वो एक तरह से अलग होता है, अलग तरह का धर्म ये फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस करना मतलब जैसे अपन हिंदू धर्म की को वो करते हैं कि आई प्रैक्टिस हिंदू धर्म, ऐसे बोला जाता है। तो आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन, इनके जनजाति के इनके अलग ही रिलीजन है इनके, तो दैट आर डिफरेंट फ्रॉम, और वो अलग हैं इस्लाम से, मतलब मुस्लिम वाला जो धर्म है उससे, अपने हिंदू धर्म से, और क्रिश्चियनिटी, तीनों से अलग है, मतलब इनका अलग ही रीति रिवाज, इनका अलग ही धर्म, और अलग ही पूजा पाठ, और अलग ही है इनका सब कुछ, मतलब। These often involve the worship of ancestor, ये लोग क्या करते हैं, अपन तो जैसे भगवान की पूजा करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं ना इनके, जो जैसे इनके दादा हो गए, परदादा हो गए, इनकी पूजा करते हैं ये लोग। उनको वर्शिप करना मतलब किसी की पूजा करना। तो दिस, इनके है ना कबीले के अंदर जो बूढ़े होते हैं वही होते हैं सरदार। वही होते हैं सरदार, और वो उन्हीं को ही ये पूजते हैं, उन्हीं की ये पूजा करते हैं, उनकी सारी बातें भी मानते हैं, और वो जैसे मर गया या जिंदा है तो भी उनको ही पूजते हैं, और मरने के बाद भी उन्हीं को पूजते हैं, अपन भगवानों को पूजते हैं। क्या लिखे क्या? एंसेक्टर्स को? एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, अपने जो पूर्वज होते हैं, जैसे अपने दादा, दादा फिर दादा के भी पापा, मतलब फिर दादा के जो पापा हैं उसके भी पापा, ये सब एंसेस्टर होते हैं अपने।
जैसे अपना एंसेस्ट्रल हाउस की मेरा वो आर एंसेस्ट्रल हाउस इज इन वो कहाँ पे, झुंझुनू। हमारा जो एंसेस्ट्रल हाउस है वो कहाँ पे है, झुंझुनू में। वहां पे हमारे एंसेस्टर्स मतलब दादाजी और ये सब वहीं रहते थे। तो एंसेस्टर मतलब पूर्वज, आपके आपके जो बड़े हैं। अपने एंसेस्टर होते हैं अपने दादाजी और ये सब, दादा के भी पापा, वो सब अपने एंसेस्टर्स। These often involve the worship of ancestors. ये ancestors की worship करते थे, पूजा करते थे। Village and nature spirits, the last associated with and residing in various sites in the landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc. These often involve the worship of ancestor, village, and nature spirits, the last associated with and residing in various sites in the landscape, mountain, मतलब इन सब की पूजा करते थे। विलेज एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की, विलेज की, गांव की, नेचर की, जो नेचर है मतलब प्रकृति है उसकी, लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स, रिजाइड होना मतलब कहीं पे एक तरह से रहना, रिजाइड इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, इन सब की, एनिमल स्पिरिट एटसेट्रा, इन सब की मतलब ये पूजा करते थे। स्पिरिट का मतलब वही होता है, मतलब आत्मा को बोलते हैं spirit। जाता है। और भी पढ़ लेते हैं, सारे पढ़ लेते हैं इसके एक बार। के रूप में ऊर्जा, नीचे ऊर्जा है ना, क्योंकि माउंटेन स्पिरिट और ये सब ऊर्जा के रूप में यूज किया, तो इसके सारे पढ़ लेते हैं फटाफट। द पार्ट ऑफ अ पर्सन दैट इज नॉट फिजिकल, योर थॉट्स फीलिंग्स, नॉट योर बॉडी। स्पिरिट एक तो मतलब फिजिकल चीजें नहीं है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो सब। आत्मा मानव शरीर का अभौतिक अंश, अभौतिक मतलब जो फिजिकल नहीं है, भौतिक मतलब होता है, फीलिंग होती है। हाँ फीलिंग्स ये फीलिंग जाएंगी, हाँ फीलिंग्स ये थॉट्स। उनको टच तो नहीं किया जा सकता। टच नहीं किया जा सकता जिनको, मतलब फिजिकल चीजें नहीं, ये कहना चाह रहे हैं जो आपकी फिजिकल चीजें जिनको आप टच कर सकते हो वो नहीं, उसके अलावा जो भी है वो सब स्पिरिट है, उसको आप स्पिरिट बोल सकते हो। मतलब आपकी जो थॉट्स हैं, स्पिरिट बोल सकते हो, जैसे आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो सब स्पिरिट है। आत्मा मानव शरीर का अभौतिक अंश, चित्त, विचार और भावनाएं, न कि शरीर। आपके विचार, आपकी भावना, ये सब। जैसे द पावर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट टू ओवरकम डिफिकल्टीज, ह्यूमन की जो स्पिरिट की जो पावर है वो डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकती है, मतलब उनको पार कर सकती है डिफिकल्टीज को। तो मतलब आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स। द पार्ट ऑफ अ पर्सन दैट मैनी पीपल बिलीव स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर हिज और हर बॉडी इज डेड, अ गोस्ट और अ बीइंग विदाउट अ बॉडी, मतलब वही शरीर रहित जीव जो होता है वो। इविल स्पिरिट मतलब आत्मा है। द मूड, एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ समबडी समथिंग, किसी का मूड, किसी का एटीट्यूड, स्टेट ऑफ माइंड, किसी का मनोभाव, मनोदशा, मतलब एक तरह से वही फीलिंग्स और थॉट्स। हाई स्पिरिट है मतलब हैप्पी है, लो स्पिरिट है मतलब जो सैड मूड है, ऐसे। हैविंग द मूड और एटीट्यूड ऑफ माइंड, ये भी वही है। ग्रुप ऑफ हाई स्पिरिट टीनेजर, हाई स्पिरिट टीनेजर का मतलब खुश टीनेजर्स थे, जो टीनेजर्स थे वो बहुत ही खुश थे। टीनेजर्स उनको बोलते हैं जो 18 ईयर से नीचे होते हैं, वो सारे टीनेजर्स होते हैं। हैविंग द मूड, चाइल्डहुड बच्चे, फिर टीनेजर और फिर अडल्ट, ऐसे आता है, ठीक है। अडल्ट मतलब 18 साल या उससे बड़ा, टीनेजर मतलब 18 साल से छोटे, और चाइल्ड मतलब बच्चे। अब टीनेजर्स 13 to 18 के बीच में आता है। हाँ 13 to 18 के बीच में। तो जो टीनेजर्स थे ये बहुत ही हाई स्पिरिटेड थे, मतलब बहुत ही खुश खुश था बच्चों का। स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक फॉर एग्जांपल विस्की और वोडका, ये भी इसमें ही आता है, स्पिरिट। तेज शराब, ये भी आ गया इसमें। अपना ये वाला है एनर्जी, स्ट्रेंथ और माइंड और डिटर्मिनेशन, ऊर्जा, मानसिक शक्ति और दृढ़ता, ऊर्जा अपना ये है। दिस ग्रुप हैड प्लेंटी ऑफ टीम स्पिरिट, ग्रुप के अंदर मतलब बहुत प्लेंटी होता है, किसी का बहुत ज्यादा।
ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा टीम स्पिरिट है, मतलब टीम स्पिरिट एक तरह से, मतलब मिल के काम करने की वो है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो अपना ऊर्जा है, तो जैसे माउंटेन से जो अपन को ऊर्जा मिलती है, जो रिवर से अपन को ऊर्जा, या फिर रिवर हमें पानी देती है, इस वजह से उसको नेचर हमें फ्रूट देता है, लकड़ियां देता है, तो इसलिए लोग उनकी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे उनको। तो अपना ये है, अपना ऊर्जा है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, माइंड, डिटर, तो ऊर्जा है अपना, यहाँ पे एनर्जी है। तो ये लोग क्या करते थे, दे दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना। इसमें क्या क्या शामिल था, मतलब क्या, एंसेस्टर्स की पूजा करते की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। नेचर स्पिरिट्स का मतलब जो नेचर, प्रकृति की जो ऊर्जा है उसकी पूजा करते थे। द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट, और जो ऊर्जा रिजाइड कर रही है अलग अलग लैंडस्केप्स। लैंडस्केप में क्या क्या आ गए, माउंटेन आ गया, लैंडस्केप में मिट्टी, माउंटेन, ये सब आ जाते हैं ना लैंडस्केप में, रिवर, ये सब लैंडस्केप में आ जाता है लैंड के अंदर, मतलब। तो माउंटेन की ऊर्जा है, उसकी पूजा करना, रिवर की पूजा करना, एनिमल की पूजा करना, इन सब की ये लोग पूजा करते थे। द विलेज, जैसे वो नहीं थे, वो उसको पूछते थे, जिस सलमान खान ने उसको मार दिया था ना, यस मैम, वैसे तो डियर उन्होंने को। केस कर दिया था, हाँ, डियर को, मतलब जो काला बग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बग, हिरन जो था उसको मार दिया था, तो वो लोग उसकी पूजा करते थे, तो उन्होंने उस पे केस कर दिया इसलिए। तो ये आदिवासी ऐसे ही ये भी इसकी पूजा करते हैं। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक स्केर्ड ग्रुप्स। The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral one are usually worshipped at home. देखो, एंसेस्ट्रल वन तो घर पे ही वर्शिप कर लेते थे, जैसे पूर्वजों की जो पूजा करते थे ना, वो अब घर पे ही हो जाती थी वो तो। लेकिन जो विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्शिप, पूरे गांव की वो पूजा कर रहे हैं, तो वो कैसे करते थे, एट स्पेसिफिक सैक्रेड का मतलब पवित्र, एट स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक कोई चीज, मतलब जैसे पर्टिकुलर किसी के लिए। किसी पर्टिकुलर के लिए। फिर भी चलो यहाँ से भी देख लो, डिटेल्ड और एग्जैक्ट, विस्तार युक्त, विस्तृत और एकदम सही, या फिर पर्टिकुलर, नॉट जनरल, मतलब हर किसी के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, विशेष, खास, सबके लिए नहीं। एवरीवन हैज बीन गिवन अ स्पेसिफिक जॉब, सबको मतलब एक स्पेसिफिक जॉब मिलेगी, बर्तन धोगे, तुम झाड़ू लगाओगे, तुम खाना बनाओगे, स्पेसिफिक जॉब दी जाएगी, मतलब पर्टिकुलर जॉब। कहाँ थे हम, हाँ, ग्रूव का मतलब होता है, कहाँ थे, सैक्रेड ग्रूव्स। ग्रूव्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज हो गए, जैसे जो पेड़ों को जिनको पूजा जाता है ना, जैसे एक तो अपन उसको पूजते हैं केले के पेड़ को, तो पेड़ों का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं छोटा सा ग्रुप। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, जैसे कि केले के पेड़ की पूजा करते हैं ना लोग, और पेड़ की, पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, और भी कई पेड़ होते हैं जिनको पूजते हैं, तुलसी की पूजा, बनियन ट्री। बैनियन ट्री की पूजा करते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, वृक्षों का छोटा समूह, विशेषतः एक ही प्रकार के, बगीचा या उद्यान। एंड ऑलिव ग्रुव, ग्रुव का मतलब हो गया स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब एक जैसे, जैसे कि आम के पेड़ लगे हैं, आम के पेड़ का बगीचा, उसको ग्रूव बोलेंगे ऐसे। तो ये लोग क्या करते थे, द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ग्रूव्स विद इन द विलेज बाउंड्री के अंदर ही, जैसे कोई जो सैक्रेड ग्रूव्स होते थे, स्पेसिफिक कोई भी जो इनका था, उसकी वर्शिप करते थे लोग, विलेज स्पिरिट में ये आता था। और ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक बाउंड्री,
while the ancestral one are usually worshipped at home। जो ancestral वाली जो पूजा थी वो तो घर पे ही हो जाती थी, लेकिन जो village spirit वाली जो पूजा थी वो सब लोग मिलके किसी पेड़ की पूजा करते थे, पेड़ के ग्रुप। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddha, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिस्टियनिटी। जो आदिवासी थे, एडिशनली मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब इसके भी अतिरिक्त, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन। एग्जाम में मांगते हैं एडिशन शीट। हाँ, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, एडेड, मतलब ये तो इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, इसके अलावा ये और एडेड इंफॉर्मेशन है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो। अ स्मॉल एडिशनल चार्ज फॉर द स्विमिंग पूल का वैसे तो चार्ज बता रखा है, स्विमिंग करनी है तो आपको 500 रुपए देने महीने के, लेकिन एडिशनल चार्ज भी लगेंगे कुछ। अ स्मॉल एडिशनल चार्ज फॉर द यूज ऑफ स्विमिंग, एडेड चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज। तो एडिशनली मतलब इसके अतिरिक्त आदिवासी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस मतलब किसी से प्रभावित होना, ये हमेशा किससे प्रभावित होते बाय डिफरेंट सराउंडिंग। इनके आसपास में जो डिफरेंट सराउंडिंग के रिलीजन थे, जो धर्म थे, जैसे कि शक्ता धर्म है, वैष्णव धर्म है, भक्ति और क्रिस्टियनिटी, ये जो धर्म थे इनसे ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे, बहुत प्रभावित होते थे। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religions of the। Simultaneously का मतलब होता है एक ही समय पर किसी दो चीज को simultaneously होता है। एक ही समय जैसे कोई दो चीज हो गई, एक साथ किन्हीं दो चीजों का होना, या साथ साथ। At the same say, the telethon was broadcast simultaneously on 31 US network। मतलब एक ही होना या कि साथ साथ होना। तो simultaneously, Adivasi religion themselves have influenced dominant religions of the empire around them। For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam। देखो क्या था इसके अंदर, कल्ट का भी चलो लिख लो। कल्ट का मतलब वही होता है, मतलब वंशीय एक तरह से। A type of religion or religious special considered unusual, a person or thing that has become popular with a particular group of people। कल्ट मतलब वर्ग विशेष में लोकप्रिय व्यक्ति या वस्तु, विशेषतः विचित्र या सामान्य से भिन्न धर्म या धार्मिक समुदाय। कोई भी धार्मिक समुदाय मतलब कोई भी कम्युनिटी जो डिफरेंट हो, जैसे आदिवासी को हम कल्ट बोल सकते हैं, आदिवासी डिफरेंट थे ना। अ टाइप ऑफ रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप, कोई भी रिलीजन, कोई धर्म या धर्म का जो ग्रुप है, जो लोगों का ग्रुप है, स्पेशली वन दैट इज कंसिडर्ड अनयूजुअल, जो अनयूजुअल है मतलब अलग है, विचित्र, विशेषतः विचित्र बोल सकते हैं को, डिफरेंट रिलीजन। हाँ, डिफरेंट रिलीजन को, जैसे विशेषतः विचित्र या सामान्य से भिन्न धर्म या धार्मिक समुदाय। सामान्य से जैसे हिंदुइज्म है, तो जो आदिवासी इसका जो धर्म और जो भी था इनका वो भिन्न है ना, डिफरेंट है ना, या विचित्र है, तो इसको हम एक तरह से कल्ट बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा समुदाय, धार्मिक समुदाय जो सामान्य धर्म से भिन्न हो, अलग हो या फिर विचित्र हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कल्ट, कोई भी इस तरह का समुदाय। तो इसने क्या बोला है कि साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स
religions themselves have influenced the dominant religion of the empire around them. तो ये आदिवासी जो religion था इन पे एक तरह से influence पड़ता था, प्रभाव पड़ता था. themselves have influenced dominant religion, ये dominant religion थे ना, जैसे हिंदू religion हो गया, ये dominant थे एक तरह से. of the empire मतलब हो गया वो जो राज्य जो होता है उसको हम बोलते हैं empire. emperor होता है राजा, मतलब शासक करने वाला emperor, और जो emperor और उसका empire मतलब राजा और उसका एम्पायर, उसका राज्य. तो आदिवासी जो रिलीजन था themselves have influenced the dominant religion, तो वो मतलब एक तरह से खुद ही वो लोग इन्फ्लुएंस प्रभावित होते थे इस डोमिनेंट रिलीजन से, इस पूरे राज्य में जो डोमिनेंट रिलीजन था उससे, उनके जो आसपास था उससे. जैसे कि जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का जगन्नाथ कल्ट, ये अलग धर्म पालन करते थे जगन्नाथ लोग. ठीक है. और शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन, बंगाल और आसाम के अंदर शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन था. तो इन्फ्लुएंस होते ना, प्रभावित होते ना अपन आसपास के उनसे कि उनका ऐसा है, इनका ऐसा ऐसे. During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity. ये देखो कितने आदिवासी लोग किसमें कन्वर्ट हो गए थे, क्रिस्टियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे. सब्सटेंशियल का भी लिखो. लार्ज इन अमाउंट, मात्रा में बड़ा या अधिक. लार्ज और स्ट्रॉन्ग, पहले वाला लिख दो. लार्ज इन अमाउंट, द स्टॉर्म कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज, जो स्टॉर्म था, तूफान था, उसने बहुत लार्ज अमाउंट में डैमेज किया. सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी मतलब लार्ज, बहुत ज्यादा पैसा. बड़ा या मजबूत, या लार्ज अमाउंट, सब्सटेंशियल. ठीक है. तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में क्या होता है, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी, लार्ज अमाउंट आदिवासी, बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए थे, क्रिस्टियनिटी में. मतलब उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, वो क्रिस्टियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे. which has emerged as a very important modern history. तो मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आया, इमर्ज होना, प्रकट होना, एक तरह से बनकर वो आया. आदिवासीज हैव देयर ओन, आदिवासीज की खुद की लैंग्वेज होती थी. मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत. तो जो ज्यादातर जो इनकी लैंग्वेजेस थी वो रेडिकली मतलब बेसिक रूप से अलग होती थी एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत. जो संस्कृत पहले यूज होती थी ना, तो संस्कृत से अलग होती थी इनकी लैंग्वेज. आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत. तो बहुत ही अलग होती थी, और जैसे संस्कृत पुरानी लैंग्वेज है, ऐसे ही इनकी बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी. which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian language like Bengali. Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publication, including magazine on the internet or in e-zines. तो क्या दे रखा है इसने, आदिवासी have their own language, most of them radically different from, क्या. अच्छा मेरे तो चार पड़े हैं ना, वाह, चार भी पड़े ना. हाँ हाँ बाहर रख दिए थे मैंने सुबह, नहीं करूँगा. मेरे को ध्यान था मेरे. Adivasi have their own languages, most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit. मतलब इनकी अलग लैंग्वेज होती थी और वो डिफरेंट होती थी, बेसिकली मूल रूप से वो अलग होती थी. और which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages. और इसी वजह से मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में मतलब बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज आई. which have often deeply influenced, मतलब डीपली इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया किसको, फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज को बनने में. इस वजह से मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई, जैसे बंगाली, संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, बहुत लोग बोलते हैं बंगाली और संथाली. एंड हैज अ सिग्निफिकेंट, जैसे वहां पे बोलते हैं ना बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती है. एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन, और मतलब बहुत ही मैगजीन्स इस भाषा में छपती थी, बंगाली भाषा में. और ये संथाली भाषा में नेट पे या फिर ई जाइन, जैसे इंटरनेट होता है ना, इसी तरह से ई जाइन कोई साइट है यहाँ पे. तो
जैसे कि अभी रिपब्लिक जो आता है ना, रिपब्लिक जो अर्नब गोस्वामी का चैनल आता है, वो इंग्लिश में है, हिंदी में है और बंगाली लैंग्वेज के अंदर भी है। तो मतलब ये इतनी ज्यादा लोग बोलते थे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर आ गया ना इसमें। बंगाली और संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स, बहुत सारे लोग बोलते थे ये लैंग्वेज। तो इस वजह से इनकी मैगजीन्स भी छपती थी इन लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये क्या दे रखा है फोटो में, द अबव टू इमेजेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी in their traditional costumes are often the only ways in which Adivasi community are represented. This then leads us to think of them as being exotic or backward. Exotic का भी लिख लो। Exotic मतलब किसी को जैसे निकाल देते हैं उसके लिए यूज करते हैं exotic. Unusual or interesting because it comes from a different country. हाँ, कल्चर। एग्जॉटिक क्या होता है, अन्य देश या संस्कृति का होने के कारण असामान्य या आकर्षक। एग्जॉटिक प्लांट्स, एनिमल और फ्रूट्स। एग्जॉटिक मतलब अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री या कल्चर। दूसरी कंट्री से आया हो या कोई भी चीज जैसे फ्रूट, एनिमल और प्लांट, तो वो इंटरेस्टिंग है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब असामान्य है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो दूसरी कंट्री से है और दूसरे कल्चर से है। तो प्लांट, एनिमल, फ्रूट कुछ भी हो सकता है एग्जॉटिक। तो इसने क्या बोला है, अब दो इमेजेस जो ऊपर दिखा रखी हैं, ये जो दो इमेजेस दिखा रखी हैं ऊपर, ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल जनजातियों की इमेजेस हैं ये। इन द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, ये अपने ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, अपने पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स के अंदर ये लोग हैं, जो मतलब पहले से जो चली आ रही है। पारंपरिक होती है वो चीजें जो पहले से ही चली आ रही हो, दादा से फिर उनके बच्चों में भी वो पारंपरिक चीजें, मतलब ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे बोलना है, ऐसे रहना है। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के अंदर इनकी ये पिक्चर दे रखी है ऊपर। are often the only way in which आदिवासी community are represented. ये इसी तरीके से इनको मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। This then leads us to think of them as being, तो exotic लगता है अपन को, ये अलग है ना, एक तरह से ये लोग अपन से तो अलग हैं ये लोग, और बैकवर्ड भी इनको कह सकते हैं। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। अरे ये कहाँ चला गया? पार्टिसिपेंट बन हम्म, ड्रॉप हो गया। स्टेरियोटाइप वो होते हैं जिनकी जैसे जो घिसी पिटी सोच होती है ना पुराने, तो यूज किया जाता है। स्टेरियोटाइप मतलब a fixed idea about a particular type of person or thing। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या चीज के बारे में फिक्स्ड आइडियाज which is often not true in reality, जो वास्तव ना हो। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में रूढ़ या घिसी पिटी धारणा, रूढ़ धारणा मतलब वही पुरानी धारणा, किसी को घिसा पिटा रूप देना, रूढ़ रूप देना। इन एडवर्टाइजमेंट वुमन आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड एज हाउसवाइफ। एडवर्टाइजमेंट के अंदर वुमेन्स को क्या बताया जाता है कि एक तरह से हाउसवाइफ ही होती हैं, लड़कियां तो हाउसवाइफ ही होती हैं ज्यादातर ऐसे। मतलब जो रूढ़ सोच है, जो पुरानी सोच है वो, तो वो स्टीरियोटाइप सोच बोलते हैं। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप है, तो आदिवासी और उनकी मतलब जो रूढ़ सोच है, पुरानी सोच है, वो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मतलब ये लोग चेंज नहीं होते ना, ये मतलब इनके जो भी कपड़े पहनते हैं वैसे ये कपड़े पहनते हैं, वैसी ही ये बोली बोलते हैं। मतलब ये लोग कि दूसरी हम चेंज कर लें, बोली सीख ले, नहीं।
तो ये स्टीरियोटाइप है. In India, we usually showcase आदिवासी communities in particular ways. तो आदिवासी communities को हम showcase की तरह मतलब एक तरह से हम दिखाते हैं. Thus, during school functions or other official event or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgear, and through their dancing. मतलब ये सब ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन के दौरान या फिर कोई भी ऑफिशियल इवेंट होते हैं, जो सरकारी जो इवेंट होते हैं, और बुक्स में या मूवीज में आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड मतलब किसी को दर्शाना, किसी भी इंसान को, तो इनको इनवेरिएबली पोर्ट्रेट मतलब किसी का चित्रण करना, किसी को दर्शाना, किसी को चित्र में दर्शाना. टू शो समबडी समथिंग इन अ पिक्चर, टू डिस्क्राइब समबडी समथिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग. किसी को चित्र में दर्शाना, किसी का लेख में वर्णन या चित्रण करना. पोर्ट्रे करना मतलब उसके बारे में लिखना, उसके बारे में फोटोज चित्रण दिखा, चित्र में उसको दिखाना या उसके बारे में लिखना. ठीक है, मतलब किसी को डिस्क्राइब करना. टू शो समबडी समथिंग इन अ पिक्चर, टू डिस्क्राइब समबडी समथिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग. और इनवेरिएबल चलो लिखी लो फिर. इनवेरिएबली मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा. शी इनवेरिएबली अराइव्स लेट, वो लगभग हमेशा मतलब लेट ही आती है. इनवेरिएबली मीन्स ऑलमोस्ट या फिर लगभग हमेशा. तो ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस के दौरान और अदर ऑफिशियल कोई इवेंट्स होते हैं, इन बुक्स में, मूवीज के अंदर, आदिवासी आर इनवेरिएबली मतलब इनको लगभग हमेशा पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वे, तो इनको बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे के अंदर पोर्ट्रे किया जाता है, दर्शाया जाता है इनको हमेशा. जैसे कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने, देखो अलग दिख रहा है ना एकदम, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने, हेड गियर लगा के, और थ्रू देयर डांसिंग, और उनकी डांसिंग भी अलग होती है ना अपनी डांसिंग से. कैसी डांसिंग, तो डांस अलग ही तरीके का डांस होता है. बिसाइड्स दिस, बिसाइड मतलब इसके अलावा. एक तो बिसाइड का मतलब होता है पास में, उसमें एस नहीं होता है. BESIDE, बिसाइड मतलब पास में, कि सिट बिसाइड मी, मेरे पास में बैठ जाओ या मेरे बगल में बैठ जाओ, तो हम उसके लिए बिसाइड यूज करते हैं. और बिसाइड्स एस लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मतलब. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ. हम ये सब चीजें जानते हैं कि कलरफुल ऐसी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, या लैंग्वेज अलग बोलते हैं, इनका डांस ऐसा होता है, क्योंकि अपन को तो ऐसी दर्शाई गई है ना इनकी इमेज. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ. इन रियलिटी क्या है इनकी लाइफ की, वो हमें बहुत ही कम जानते हैं उसके बारे में. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. तो ये मतलब लोगों को wrongly lead कर रही है, मतलब लोगों को गलत मतलब रास्ता दिखा रही है, कि बिलीव करने में कि ये लोग एग्जॉटिक हैं, मतलब अलग हैं. मतलब एग्जॉटिक का मतलब हो गया अनयूजुअल, अलग हैं ये लोग. और प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड हैं. प्रिमिटिव का भी लिख लो. प्रिमिटिव मतलब असाधारण जो लोग होते हैं, सॉरी अविकसित जो लोग होते हैं, अत्यंत साधारण और अविकसित. वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड. प्रिमिटिव, प्रिमिटिव अपन स्टेज के लिए भी यूज करते हैं ना, बहुत ही सिंपल, नॉट डेवलप्ड, अत्यंत साधारण और अविकसित. द वॉशिंग फैसिलिटीज इन द कैंप वर वेरी प्रिमिटिव. कैंप के अंदर जो वॉशिंग फैसिलिटीज थी वो बहुत ही सिंपल थी, डेवलप्ड नहीं थी. मतलब वेरी प्रिमिटिव मतलब एक तरह से इतनी अच्छी वो नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी वहां पे, जैसे मशीन्स नहीं थी, नॉर्मल हाथों से ही धोना पड़ रहा था ऐसे. तो वेरी सिंपल और नॉट डेवलप्ड.
कनेक्टेड विद अ वेरी अर्ली स्टेज, हाँ इसके लिए भी यूज करते हैं, तो अपने वाले में यही होगा। कनेक्टेड विद अ वेरी अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स, मानव या पशु जगत के विकास की अत्यंत आरंभिक अवस्था से संबंधित। प्रिमिटिव मतलब जो स्टार्टिंग जो अवस्था थी, कनेक्टेड विद अ वेरी अर्ली स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन केव्स, जो प्रिमिटिव मैन थे, अर्ली जो मैन थे, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और वो हंट करते थे, एनिमल्स का हंट करते थे, मतलब एनिमल्स का शिकार करते थे, वाइल्ड जंगली एनिमल्स का। तो प्रिमिटिव मतलब नॉट डेवलप्ड, ह्यूमंस पहले डेवलप्ड नहीं थे ना, किसी भी तरीके से डेवलप नहीं थे वो लोग। तो अपना यही है, कनेक्टेड विद अ वेरी अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, नॉट डेवलप्ड। तो हम मतलब ये अपन सिर्फ इतना जानते, रियलिटी हम नहीं जानते इनकी लाइफ के बारे में। तो दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एग्जॉटिक। तो मतलब हम रॉन्गली बिलीव कर रहे हैं कि ये लोग एग्जॉटिव हैं, ये लोग प्रिमिटिव हैं, मतलब एग्जॉटिक है मतलब ये लोग एकदम अलग हैं, और ये लोग प्रिमिटिव है मतलब ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ये लोग बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. आदिवासीज को मतलब किस लिए ब्लेम किया जाता है? आदिवासीज आर ब्लेम्ड, ब्लेम करना मतलब किसी को भी आरोप लगाना, किसी के ऊपर ब्लेम करना कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ऐसे। दोष, किसी हाँ, को दोषी मानना। दोषी मानना किसी को, है ना, किसी को ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना या दोषी मानना। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट, उनको ब्लेम किया जाता था, उनको मतलब उनको दोषी माना जाता था या आरोप लगाया जाता था कि लैक ऑफ एडवांसमेंट की वजह से। लैक मतलब होता है कमी, कि मतलब इनमें एडवांसमेंट की कमी है, एडवांस नहीं है ये लोग। एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंट होना मतलब कोई चीज को, चेंज को एक्सेप्ट ना करना, उसके खिलाफ रेजिस्ट होना, मतलब इच्छा नहीं है मेरे को ये चेंज एक्सेप्ट करना, मतलब मैं ये चेंज नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये लोग रेजिस्टेंट थे टू चेंज और न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना, और मतलब ये लोग नहीं करते थे ऐसा, या फिर जो चेंजेस होते थे उनके खिलाफ ये लोग रेजिस्टेंट थे। कहाँ? अच्छा, तो रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज, चेंज और जो न्यू आइडियाज थे इनके खिलाफ ये लोग मतलब खिलाफ थे इनके। रेजिस्टेंस खिलाफ भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट। खिलाफ भी बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना, मतलब रेजिस्ट करना, उसको रोकना एक तरह से। और कहाँ ले जा रहे हो फिर? टावल ला रहा हूँ पहले तो मैं। टावल, अच्छा। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब रेजिस्टेंट टू चेंज, देखो, नॉट वांटिंग समथिंग एंड ट्राइंग टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, मतलब रोकना किसी चीज के लिए, किसी बात का अनुच्छिक या उसे घटित होने से रोकने के लिए प्रयत्नशील, प्रतिरोध करने वाला, मतलब एक तरह से वाटर रेजिस्टेंट जैसे बोलते हैं ना कि बहुत वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब पानी पानी को ये मतलब ये रोक लेगी, पानी इसमें नहीं जा पाएगा। नॉट हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, जैसे फोन होते हैं वाटर रेजिस्टेंट है, वॉच है वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब अगर पानी भी थोड़ा बहुत चला गया तो खराब नहीं होगी वॉच। जब अपन से देखने जाते तो कहते हैं ना वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंस मीन्स वही रोकना, मतलब वो रेजिस्ट चेंज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे चेंज। You will remember that you read in class 6th book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such group. तो जो stereotyping particular communities होती थी can lead to people, तो ये लोगों को क्या lead करती थी? lead का मतलब होता है एक तो lead मतलब एक तरह से दर्शाना, जैसे कि he leads me टू द किचन, वो मुझे किचन तक लेके जाता है, ऐसे ही लीड्स मतलब किसी का नेतृत्व रास्ता। लेना। हाँ, जैसे लीडर लीड कर रहा है सबको, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी को दिखाना, किसी जगह जाना, टू गो टू अ प्लेस, जैसे कि, और टू गो विद और इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति या पशु को साथ ले जाना या उसे रास्ता दिखाना या सही दिशा में भेजना। जैसे द रिसेप्शनिस्ट लेड, लीड की फॉर्म है, लीड लेड, ये देखो ऊपर लिखिए, लीड लेड और लेड,
ठीक है। तो द रिसेप्शनिस्ट लेड द वे टू द बोर्ड रूम। तो रिसेप्शनिस्ट ने मतलब लीड किया वे को, मतलब वो आगे आगे गई, हम पीछे पीछे गए उसके, उसने हमें रास्ता दिखाया। इनके लिए यूज होता है ये। तो लेड द वे टू द बोर्ड रूम, उसने बोर्ड रूम तक हमको मतलब रास्ता दिखाया। टू लीड somebody बाय द हैंड, किसी को हैंड से रास्ता बताना कि ये सीधे जाओ, फिर राइट चले जाना, ऐसे। द टीचर लेड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉल, टीचर बच्चों को हॉल से बाहर ले गई, एंड बैक टू द क्लासरूम, और वापस फिर क्लासरूम में ले गई। हॉल से बाहर जाके क्लासरूम में चले गए। टू गो विद और इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। टू गो टू अ प्लेस टू हैव समथिंग एज अ मेरा रिजल्ट। मोबाइल थोड़ी ले जा रहा हूँ, ठीक है करने जा रहा हूँ। नहीं, ठीक है। तो कहाँ थे, आगे पढ़ लेते हैं। तो लोगों को ये लीड करते हैं, मतलब लोगों को ये दर्शाया, लोगों को मतलब ये विश्वास होने लगा कि ये लोग स्टीरियोटाइप हैं। और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स, मतलब लोग इनको डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, भेदभाव करने लगे ऐसे। You will remember that you read this how stereotyping particular community can lead to people discriminating against such group। तो लोगों को कैसे ये लोग लीड कर देते हैं एक तरह से इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। आदिवासी और फिर उनका डेवलपमेंट, ये फिर डेवलपमेंट तो हो गया ना, इनको एसटी में डाल दिया, तो फिर ये तो बहुत तो मतलब इनको फायदा मिल गया उसका। पर ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या है। दिस इज अ फोटो ऑफ नियम ग्रिहिल। क्या आदिवासी यूज अराउंड, चलो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Adivasis use around 10,000 plant species। जो आदिवासी हैं ये 10,000 प्लांट की मतलब स्पीसीज जो जातियां हैं वो यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीसीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। 8,000 पेड़ों की ऐसी जातियां हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती हैं। जातियां जैसे कि एक तरह से जैसे ये नीम हो गया, और ये तुलसी हो। स्पीसीज, ये डॉग्स की स्पीसीज होती हैं, कई तरह के होते हैं। एक तरह के गली डॉग्स होते हैं, जर्मन शेफर्ड। पिटबुल होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, कई तरह के डॉग्स होते हैं। तो उनकी स्पीसीज होती है, उनकी मतलब एक तरह से जातियां। ऐसे ही प्लांट की स्पीसीज ये लोग देखो 8,000 स्पीसीज यूज करते थे मेडिसिनल पर्पस के लिए। 325 आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड। पेस्ट मतलब होता है कीड़ा, कीड़ों को मारने के लिए, जैसे जो फार्मर्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड ताकि कीड़ा ना खाए को। 325 आर यूज्ड एज 325 प्लांट स्पीसीज यूज करते थे पेस्टिसाइड बनाने के लिए। अभी तो देखो अपनी जो पेस्टिसाइड बनती है केमिकल से बनाते हैं लोग, पहले देखो ये पेड़ों से बनाते थे। 425 एज गम्स, 425 गम्स और रेजिन्स एंड डाइज। गम्स मतलब कलर, वही होता है, हाँ, डाइज का तो कलर हो गया, और रेजिन और गम्स तो वही होते हैं जो मतलब ये स्टिकी सब्सटेंस में आ जाते हैं दोनों, रेजिन और गम्स। अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम ट्रीज एंड इज यूज्ड इन मेकिंग वार्निश मेडिसिन एटसेट्रा। कुछ वृक्षों से प्राप्त एक चिपचिपा पदार्थ जो वार्निश, दवाइयां आदि बनाने में इस्तेमाल होता है, राल। एन आर्टिफिशियल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक। तो रेजिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो प्लांट के से मिलता है, जैसे जो गोंद भी तो होता है ना, गोंद अपन को प्लांट से मिलता है, वो भी चिपचिपा ही होता है ना एक तरह से। तो रेजिन क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट, जो कोई ट्री प्रोड्यूस करता है, और ये किस लिए, मेडिसिन बनाने के लिए लोग यूज करते थे। और गम्स भी ऐसे होते हैं, स्टिकी और लिक्विड सब्सटेंस। यही होते हैं। गम्स एक तो अपने मसूड़े हो गए, अपने जिसके अंदर टीथ होता है ना, अपना दांत होता है जिसके अंदर, जो पिंक पिंक कलर के होते हैं, ये गम्स होते हैं। आइदर ऑफ अ फर्म पिंक पार्ट ऑफ योर माउथ दैट होल्ड योर टीथ, जो अपने दांत को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है गम। हिंदी में हम बोलते हैं मसूड़े। अ सब्सटेंस दैट गोंद,
a substance that you use to stick things together, especially pieces of paper. गोंद वस्तु है, ठीक है, तो गम्स यही हो गया यहाँ पे गोंद, और 425 as gums, resins and dye. 425 प्लांट स्पीसीज ऐसी थी जिनसे गम्स बनाते थे, और रेजिन मतलब स्टिकी सब्सटेंस होता था जिससे मेडिसिन बना लेते थे, डाइज मतलब कलर करने में, कपड़ों को कलर करने में काम आती थी। 550 एज फाइबर्स, 550 क्या थे, फाइबर्स थे, एक तरह से फाइबर जिनसे अपन कपड़ा बनाते हैं फिर, ठीक है, मतलब रेशे। 3500 आर ईडेबल, ईडेबल मतलब होता है कोई खाने योग्य जो चीज होती है उसको बोलते हैं एडिबल ऑयल, अपन बोलते हैं ना वो एडिबल ऑयल, और इस तरह से खाने वाला तेल। तो 3500 स्पीसीज थे जो ईडेबल थी, मतलब जिनको खा सकते हैं, जैसे कि अपने पालक और पालक हो गया, मेथी हो गई, ये सब। दिस एंटायर नॉलेज सिस्टम गेट्स वाइप्ड आउट व्हेन, ये पूरी जो नॉलेज थी ना वो वाइप्ड आउट हो गई। एंटायर मतलब पूरी जो नॉलेज थी, ये वाइप्ड आउट हो जाना मतलब एक तरह से मिटा देना किसी भी चीज को। तो गेट्स वाइप्ड आउट व्हेन आदिवासी लूज देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड, जब फॉरेस्ट लैंड का अधिकार इनसे मतलब छीन लिया गया, तो फिर ये सारी चीजें गायब हो गई, वाइप्ड आउट हो गई। तो ये है इसमें पूरा, ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। इतना परफ्यूम लगाते हैं यार।